अपने शरीर को किसी हथियार की तरह मजबूत करना था, जिसे सुनकर अंश सोच में पड़ जाता है कि वो अपने शरीर को मजबूत कैसे करे। कुछ समय सोचने के बाद अंश को सिस्टम की बात याद आई कि वो तलवार की शक्ति जागृत कर सकता है। ये याद आते ही अंश ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और अपने आत्मीय मैदान को देखने लगा, जो एक छोटा मैदान था जहां आत्मीय शक्ति फैली हुई थी। उन शक्तियों के बीच एक बड़ी तलवार हवा में लटकी हुई थी। ये स्लेयर स्वॉर्ड था। कुछ सेकंड तक स्लेयर स्वॉर्ड को देखने के बाद अंश उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जब अंश ने स्लेयर स्वॉर्ड पर ध्यान केंद्रित किया तो उसे स्लेयर स्वॉर्ड की भयानक शक्ति महसूस हुई। उस शक्ति को महसूस करने के बाद अंश मन में बोला, ये स्लेयर स्वॉर्ड तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अंश ने इतना कहा ही था तभी उसे उन शक्तियों में कुछ दिखाई दिया। अंश को जो दिखाई दिया था उसे देखते हुए अंश बोला, इसमें युद्ध तकनीक और रसायनविद की विधि है। इसका मतलब इस तलवार का मालिक एक योद्धा के साथ साथ एक अल्केमिस्ट था। एक रसायनविद की इज्जत दुनिया में एक हीलर की तरह ही थी। एक हीलर जो अपनी जादुई शक्ति से किसी को भी मुश्किल समय में हील कर सकता था, लेकिन एक रसायनविद शक्तिशाली और असरदार गोलियां बना सकता था, जिससे योद्धा अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकते थे। वही एक रसायनविद के बनाए हथियार बहुत ही शक्तिशाली होते थे। एक रसायनविद बनने के लिए स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ हर तरह की विधि का ज्ञान होना जरूरी था। कुछ सेकंड रसायनविद की विधि देखने के बाद अंश कुछ और जानकारी देखने लगा। कुछ ही समय में अंश को अपनी जरूरत की तकनीक तलवार से मिल गई। अंश को जो तकनीक मिली थी उसके प्रयोग से अंश अपने शरीर को एक हथियार की तरह मजबूत कर सकता था। अंश को जो तकनीक मिली थी उसका नाम था अयुद्ध शरीर तकनीक। इस तकनीक का अभ्यास करने वाले योद्धा का शरीर सामान्य योद्धा के मुकाबले अधिक मजबूत हो जाता था। शरीर को मजबूत करने वाली तकनीक संसार में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ थी। इसमें भी कई स्तर थे। एक योद्धा जितनी शक्तिशाली तकनीक का प्रयोग करता था, अपने शरीर को मजबूत करने में उसका शरीर उतना ही ज्यादा मजबूत होता था, लेकिन उतना ही ज्यादा तकलीफदेह भी होता था। अंश को जो तकनीक मिली थी वो चौथे स्तर की थी और बहुत ज्यादा दुर्लभ थी। अयुद्ध शरीर तकनीक को हासिल करने के बाद अंश वहीं पर अभ्यास करने लगा। जैसे ही अंश ने अभ्यास शुरू किया वैसे ही उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होने लगा, जिसका कारण यह था कि तकनीक की शक्ति अंश के शरीर में बदलाव करने की कोशिश कर रही थी। अंश को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन अंश अपने मुंह से चीख नहीं निकाल रहा था। वो बर्दाश्त कर रहा था। उसे डर था कि अगर वो चीखा तो उसके पिता ध्यान से बाहर आ जाएंगे। इस वक्त अंश को 1000 हड्डियां टूटने जैसा दर्द हो रहा था, जो किसी को भी मरने के लिए प्रेरित कर सकता था, लेकिन अंश इसे बर्दाश्त कर रहा था। कुछ ही समय में अंश के शरीर से खून निकलने लगा, जिससे उसके कपड़े खून से लाल हो गए, लेकिन अंश अभ्यास से बाहर नहीं आया। अंश अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अडिग था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता था। 5 घंटे तक अभ्यास करने के बाद अंश का दर्द कम हो गया, जिसके बाद अंश के शरीर से खून निकलना भी बंद हो गया था। अंश का शरीर मजबूत हो चुका था। अपने शरीर को मजबूत करने के बाद अंश ने अपनी आंखें खोली। फिर जमीन से उठने के बाद अंश ने अपनी हथेली को मुक्के में बदल लिया और अपने सामने एक पेड़ पर मुक्का मार दिया। जैसे ही अंश का मुक्का पेड़ से टकराया वैसे ही पेड़ धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गया। अपनी शक्ति की जांच करने के बाद अंश बोला, ये तो बहुत शक्तिशाली है। जैसे जैसे मैं अयुद्ध शरीर तकनीक का अभ्यास करूंगा वैसे वैसे मेरा शरीर और ज्यादा मजबूत होगा। अंश ने अपने शरीर को मजबूत किया ही था तभी अंश को सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सिस्टम ने कहा, मास्टर, आपने शरीर को मजबूत करने के मिशन को पूरा कर लिया है, इसलिए आपको 5000 मोर्टल एनर्जी पॉइंट दिए जाते हैं। इस आवाज को सुनकर अंश खुश हो गया, जिसके बाद अंश ने अपनी सुनहरी आंख शक्ति का प्रयोग करके गुफा के अंदर देखा तो उसे दिखा कि उसके पिता शक्तियों से घिरे हुए थे और उनकी शक्ति बहुत जल्दी बढ़ने वाली थी। ये देखकर अंश खुश हो गया। तभी अंश के पेट से आवाज आई, जिसे सुनकर अंश अपने पेट को सहलाते हुए बोला, मुझे तो भूख लगी है। यहाँ खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं किसी जानवर को मार भी लूं तो उसे पकाकर खाने के लिए मसाले नहीं है। ऐसे खाऊंगा तो स्वाद नहीं मिलेगा, फिर भी खाना तो पड़ेगा। इतना बोलकर अंश ने कुछ मिनट इंतजार किया, जिसके बाद उसने फिर से सुनहरी आंख का प्रयोग किया और आसपास की जगहों को जांचने लगा, जिससे उसे कोई जानवर मिल सके। कुछ ही समय में अंश को एक छोटा जंगली खरगोश दिखाई दे गया, जो कुछ दूरी पर ही था। खरगोश को देखने के बाद अंश तेजी में खरगोश की तरफ बढ़ गया। अंश ने कुछ ही समय में खरगोश को मार दिया, जिसके बाद वो गुफा के पास आकर आग जलाया, वो भी पत्थरों से, क्योंकि अंश के पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पत्थरों से आग जलाने के बाद अंश खरगोश के मांस को पकाने लगा। मांस पकाने के बाद अंश ने खाना शुरू कर दिया। मांस फीका था, फिर भी अंश को खाना तो था ही, लेकिन अंश ने उतना ही खाया जिससे कुछ घंटे के लिए भूख मिट जाए। अंश को विश्वास था कि उसके पिता कुछ घंटे में ध्यान से बाहर आ जाएंगे, फिर वो मसाले के साथ खाएगा। एक योद्धा हमेशा अपने पास मसाले रखता था, लेकिन अंश अतीत में कभी शिकार पर गया ही नहीं था, जिस कारण उसके पास किसी तरह के मसाले नहीं थे। कुछ घंटे बाद अंश को गुफा के अंदर से महाराज अंशुमान बाहर आते हुए दिखाई दिए। उनकी शक्ति को महसूस कर अंश खुश हो गया और अपने स्थान से उठ गया, जिसके बाद अंश अपने पिता के पास गया और बोला, बधाई हो पिताजी, आपने एक और लेवल हासिल कर लिया है। हाँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने भी अपना लेवल बढ़ा लिया है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी प्रतिभा मुझसे ज्यादा है। मुझे विश्वास है तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे, महाराज अंशुमान ने कहा। महाराज अंशुमान की बात सुनकर अंश मुस्कुरा दिया। तभी महाराज अंशुमान की नजर खरगोश के बचे हुए मांस पर गई और वो बोले, तुम खाना खा रहे थे? हाँ, कुछ खाया था, लेकिन मेरे पास नमक नहीं था, इसलिए ज्यादा नहीं खाया। क्या आपके पास मसाला है? अंश ने कहा, हाँ है, लेकिन इतने मांस में हम दोनों का नहीं होगा। हमें कुछ और शिकार करना चाहिए। मैं लेकर आता हूँ, महाराज अंशुमान ने कहा, जिसे सुनकर अंश बोला, नहीं पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। मेरे पास सुनहरी आंख जादुई शक्ति है, जिससे मैं आसानी से सब कुछ पता कर सकता हूँ। अंश की बात सुनकर महाराज अंशुमान शौक में अंश को देखने लगे।
महाराज के शौक होने का कारण यह था कि सुनहरी आंख एक दुर्लभ जादुई शक्ति थी। अपने पिता को शौक में देखकर अंश मुस्कुराया और फिर बोला, ज्यादा शौक मत होइए, मैं खाने का इंतजाम करके आता हूं। इतना बोलकर अंश वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ दूसरा समूह जो जंगल में आगे बढ़ रहा था वो उस स्थान के बहुत करीब पहुंच गया था जहां इस वक्त अंश और महाराज अंशुमान मौजूद थे। इन सबसे अनजान अंश इस वक्त एक जंगली बकरे के सामने खड़ा था जिसके सींग लाल थे। उस बीस्ट को देखकर अंश मुस्कुराया और फिर अपनी तलवार निकाल ली, जिसके बाद अंश ने उसमें स्लेयर स्वॉर्ड की शक्ति को समाहित कर दिया। अंश की तलवार और ज्यादा शक्तिशाली हो गई। जैसे ही बकरे ने अंश की तलवार की शक्ति को महसूस किया वो तेजी में वहां से भागने लगा, लेकिन अंश ने उसे भागने नहीं दिया और तेजी में अपनी तलवार को बकरे की तरफ फेंक दिया। अंश की तलवार हाथ से छूटते ही तेजी में जाकर बकरे को भेद गई, जिससे बकरा तेज चीख के साथ वहीं मारा गया। जिसके बाद अंश आगे बढ़ा, फिर तलवार को उठाकर उसे अपने मैजिकल स्टोरेज में रख लिया और बकरे के मरे हुए शरीर को उठाकर अपने स्थान की तरफ लौट गया। वहीं दूसरी तरफ दूसरा समूह महाराज अंशुमान के सामने खड़ा था। उन सब में सबसे आगे एक लड़का खड़ा था जिसने बेशकीमती कपड़े पहने हुए थे। उस लड़के ने जैसे ही महाराज अंशुमान को देखा तो तेजी में आगे बढ़कर महाराज अंशुमान के गले लग गया और बोला, मामा जी आप ठीक हैं? ये लड़का था अंश की बुआ का बेटा शोभित, जो अपनी मां के कहने पर अपने मामा महाराज अंशुमान को ढूंढने आया था। अपने भांजे को देखकर महाराज अंशुमान मुस्कुराए, फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामा, मैं यहाँ आपको ढूंढने आया हूँ। जब से मां को आपके साथ हुई घटना की खबर मिली है वो चिंतित है, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना चाहिए, शोभित ने कहा। शोभित की बात सुनकर महाराज अंशुमान ने कहा, शोभित मैं नहीं जा सकता। मैंने और अंश ने कुछ योजना बनाई है और हमें अपना बदला भी तो लेना है, इसलिए मैं अपने लिए एक सेना खड़ी करूंगा, फिर अपने राज्य के गद्दारों को दंड दूंगा। महाराज अंशुमान की बात सुनकर शोभित ने कहा, मामा जी आप ये काम तो हमारे राज्य में रहकर भी कर सकते हैं, फिर इस जंगल में रहने की क्या जरूरत है? शोभित ने इतना कहा ही था तभी वहां अंश की आवाज गूंजी। अंश ने कहा, भाई शोभित, हमारा कुसुमपुर जाना सही नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो दो राज्यों के बीच दुश्मनी शुरू हो सकती है। अंश की बात सुनकर सबने अंश की तरफ देखा जिसके हाथों में एक मरा हुआ बकरा था। अंश की शक्ति को महसूस कर शोभित बोला, भाई अंश, मैंने जो सुना था वो सच निकला। तुमने अपनी शक्ति जागृत कर ली है, क्या बात है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमने पहले ही धमन राज्य से सभी संबंध खत्म कर लिए हैं। जो आदमी अपने भाई को धोखा दे सकता है वो भविष्य में हमें भी धोखा दे सकता है। अंश अब तक अपने पिता के बगल में आकर खड़ा हो गया था। अंश ने शोभित की बात सुनकर कहा, हमने एक ऐसी जगह जाने का सोचा है जहां दुश्मन आने से पहले या कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। वैसे भी मुझे सेना तैयार करने के साथ साथ और शक्तिशाली होना है, इसलिए मैं किसी अच्छी साधना एकेडमी में प्रवेश पाऊंगा ताकि अनुभव हासिल कर सकूं। ये बहुत जरूरी है। अंश की बात सुनकर शोभित कुछ सोचकर बोला, अंश, तुम जानते हो प्रीतमपुर की सबसे बड़ी हिमालय साधना एकेडमी की प्रवेश परीक्षा अगले महीने शुरू होने वाली है। तुम उसमें प्रवेश पा सकते हो। सुना है वहां के स्टूडेंट बहुत आगे तक जाते हैं। मैं भी वहां जाने वाला हूं। शोभित की बात सुनकर अंश ने अपने पिता की तरफ देखा। ये देखकर महाराज अंशुमान ने कहा, हम तो पहले ही प्रीतमपुर जाने की सोच रहे थे, इसलिए तुम्हें उस प्रवेश परीक्षा में भाग लेना चाहिए। महाराज अंशुमान के इतना बोलते ही अंश के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई थी, मास्टर, एक नया मिशन है, आपको हिमालय साधना एकेडमी में प्रवेश पाना है। क्या अंश हिमालय साधना एकेडमी में प्रवेश हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुने सुप्रीम अंश, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वरुण शेट्टी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, अपने चेहरे पर 10 बार हिमालय साधना एकेडमी के नामांकन के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उसके पिता भी अंश को हिमालय साधना एकेडमी जाने के लिए बोलते हैं। जिसे सुनकर शोभित ने कहा, बहुत बढ़िया, तो आप दोनों मेरे साथ चलिए, फिर वहीं से प्रीतमपुर निकल जाएंगे। शोभित की बात सुनकर महाराज अंशुमान ने कहा, शोभित, मैं एक महाराज हूं जिसे उसके अपनों ने ही धोखा दिया है। अगर मैं तुम्हारे राज्य में जाऊंगा तो मैं सभी पर शक करूंगा, जिस कारण मैं अभी नहीं जा सकता। इसलिए मैं पहले प्रीतमपुर ही जाऊंगा, फिर एक बार सब ठीक हो जाएगा तब कुसुमपुर आऊंगा। वैसे भी तुम प्रीतमपुर तो आने ही वाले हो। ठीक है मामा जी, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं इसके बारे में मां को बता दूंगा। वैसे आप सब कब निकलने वाले हैं प्रीतमपुर के लिए? शोभित ने कहा, शोभित, हम आज ही निकल जाएंगे, इसलिए तुम भी पहले खा लो, फिर अपने राज्य लौट जाओ, महाराज अंशुमान ने कहा। महाराज अंशुमान की बात सुनकर शोभित ने सहमति में सिर हिला दिया। जिसके बाद शोभित के साथ आए कुछ योद्धाओं ने अंश से बकरे को लिया, फिर आग जलाने के बाद मांस को पकाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में मांस की सुगंध जंगल में फैलने लगी। कुछ समय में अंश और बाकियों ने खाना खत्म किया, जिसके बाद सभी जंगल से बाहर की तरफ निकलने लगे। कुछ समय साथ में जाने के बाद शोभित और अंश के रास्ते बदल गए। अंश अपने पिता महाराज अंशुमान के साथ प्रीतमपुर की तरफ बढ़ गया था। कुछ समय बाद अंश एक छोटे से नगर में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद अंश और महाराज अंशुमान ने अपने लिए घोड़ा खरीदा, फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर तेजी में प्रीतमपुर की तरफ बढ़ गए। एक लंबे सफर के बाद अंश के सामने एक बड़ा नगर था। ये नगर प्रीतमपुर था, जो धमन राज्य से बहुत बड़ा था। कुछ समय नगर को देखने के बाद अंश और महाराज अंशुमान नगर के अंदर चले गए। नगर में जाने के बाद दृश्य को देखते हुए अंश बोला, ये नगर तो काफी बड़ा है, यहाँ पर बहुत मौके मिलेंगे हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। अंश की बात सुनकर महाराज अंशुमान ने कहा, अंश, यहाँ पर 4th लेवल पावर वॉल के योद्धा ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पर 4th लेवल पावर वॉल के योद्धा सामान्य रूप से मिल जाते हैं, इसलिए तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर अंश ने कहा, पिताजी, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि जहाँ जितने ज्यादा शक्तिशाली योद्धा होते हैं वहां हम चुनौती के कारण और ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। वैसे यहाँ की प्राकृतिक शक्ति धमन राज्य से अच्छी है। तुमने सही कहा। ऐसे ही बात करते हुए अंश और उसके पिता नगर के बाजार में पहुंच गए।
वहां पहुंचने के बाद महाराज अंशुमान ने कहा, अंश चलो पहले हम कुछ खाना खा लेते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं, फिर आगे का सोचेंगे। महाराज अंशुमान की बात सुनकर अंश सहमत होते हुए बोला, चलिए चलकर खाना खाते हैं। वैसे भी कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है, चलकर खाते हैं। कुछ समय बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। इस वक्त रेस्टोरेंट में भीड़ थी। अंश और अंशुमान रेस्टोरेंट के अंदर आए। वैसे ही एक वेटर उनके पास आया, जिसे देखकर अंश बोला, हम 2 लोग हैं, क्या जगह खाली है? जी आइए इस तरफ। इतना बोलकर वेटर ने अंश और अंशुमान को रास्ता दिखाया। कुछ समय बाद अंश और अंशुमान एक टेबल पर पहुंच गए, जहां 2 कुर्सियां लगी थीं। टेबल के पास पहुंचने के बाद दोनों बैठ गए। फिर अंश और अंशुमान ने खाना ऑर्डर किया। कुछ समय में उनका खाना आ गया, जिसके बाद अंश खाना खाते हुए आसपास देखने लगा और वहां मौजूद लोगों की शक्तियों को महसूस करते हुए मन में बोला, पिताजी ने सही कहा था, यहाँ तो 4th लेवल और 5th लेवल पावर वॉल के योद्धा बहुत ज्यादा हैं, मुझे सतर्क रहना चाहिए। जब दोनों का खाना खत्म हुआ तो अंश ने अपने कार्ड से कॉइन का भुगतान किया। फिर दोनों रेस्टोरेंट से निकल गए। दोनों रेस्टोरेंट से निकल ही रहे थे, तभी एक लड़का महाराज अंशुमान से टकरा गया। दोनों ने किसी तरह खुद को संभाला। फिर लड़के ने गुस्से में महाराज अंशुमान को देखते हुए कहा, देखकर नहीं चल सकते हो, अंधे हो क्या? आज पहली बार महाराज अंशुमान से किसी ने ऐसे बात की थी। जो लड़का महाराज अंशुमान से टकराया था उसने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वो किसी बड़े परिवार का सदस्य लग रहा था, जिसका घमंड उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो अंश से उम्र में 2-3 साल बड़ा था। वो लड़का 5th लेवल पावर वॉल के मिडिल ग्रेड का योद्धा था। जब अंश ने एक अनजान लड़के को अपने पिता से बदतमीजी से बात करते हुए देखा तो अंश का गुस्सा भड़क गया। उसने उस लड़के के गले को पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता से बदतमीजी से बात करने की? इतना बोलकर अंश ने अपने एक हाथ से उसे हवा में उठा दिया। जब उस अनजान लड़के के साथ आए लड़कों ने यह देखा तो उनमें से एक लड़का अंश को गुस्से में बोला, अरे लड़के, छोड़ रणवीर को। तुम जानते नहीं रणवीर कौन है? ये कुमार परिवार का राजकुमार है। कुमार परिवार प्रीतमपुर के 5 सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। कुमार परिवार धमन राज्य से भी शक्तिशाली था। जब अंशुमान ने सुना कि उनके सामने खड़ा लड़का कुमार परिवार से है तो उन्होंने अंश से कहा, अंश इसे छोड़ दो, खत्म करो इस मामले को। अपने पिता की बात सुनकर अंश ने गुस्से में रणवीर को देखा, फिर उसे दूर फेंक दिया। अंश रणवीर से एक लेवल नीचे का योद्धा था, फिर भी अंश ने रणवीर को दूर फेंक दिया था। जब रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद लोगों ने इस दृश्य को देखा तो सभी शॉक हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक 4th लेवल का योद्धा 5th लेवल के योद्धा को दूर कैसे फेंक सकता है, वो भी एक हाथ से। जब रणवीर के दोस्तों ने देखा कि रणवीर दूर जमीन से टकरा गया है तो सभी उसके पास गए और रणवीर को संभाला। खुद को संभालने के बाद रणवीर ने गुस्से में अंश और अंशुमान को देखा और बोला, आज तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। रणवीर के इतना बोलते ही उसके दोस्तों ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली और उसमें शक्ति का संचार कर दिया, जिससे उनकी तलवार से भयानक शक्ति निकलने लगी। तभी अंश के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने कहा, मास्टर, एक मिशन है, आपको इस मिशन में अपने पिता के अपमान का बदला लेना है। आप चाहें तो इन्हें मार सकते हैं। जब लड़ाई खत्म होगी तब मिशन पूरा होगा। सिस्टम की बात पर अंश ने ध्यान नहीं दिया, वो तो अभी गुस्से में था। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली, फिर अपने पिता को देखा और बोला, पिताजी आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं इन सबको संभाल लेता हूं। अंश की बात सुनकर महाराज अंशुमान चिंतित होते हुए बोले, अंश ये सभी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तुम अकेले इन्हें नहीं संभाल पाओगे। मैं तुम्हारी मदद करता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए, मैं इन सबको संभाल लूंगा। इतना बोलकर अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे काली और सफेद शक्ति अंश के शरीर में दौड़ने लगी। अंश ने अपनी हत्या की भावना साधना तकनीक और धैर्य साधना तकनीक की शक्ति को अपने शरीर में दौड़ाना शुरू कर दिया, जिससे अंश की शक्ति बढ़ गई। इस वक्त अंश 6 लेवल पावर वॉल के योद्धा के समान शक्तिशाली हो गया था। अंश जब भी अपनी साधना तकनीक का प्रयोग करता उसकी शक्ति कुछ लेवल बढ़ जाती। अंश की शक्ति साधना तकनीक से कितनी बढ़ती है ये उस बात पर निर्भर करता है कि अंश ने अपनी साधना तकनीक की शक्ति पर कितना काबू किया है। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी तकनीक की मदद से अपनी शक्ति को बढ़ाकर हमें हरा पाओगे? ये कभी नहीं होगा, आज तुम मरोगे, रणवीर ने कहा। रणवीर गुस्से में था, जिस कारण उसने और उसके साथियों ने ध्यान नहीं दिया कि अंश की दोनों आंखें धीरे धीरे बदल रही हैं। रणवीर नहीं जानता था कि अंश की बंद आंखों के अंदर उसकी आंखें काली और सफेद हो गई थीं, जिसे महसूस कर अंश मन में बोला, मुझे अपनी आंखों को सामान्य करना चाहिए। कुछ पल बाद जब अंश ने अपनी आंखें खोली तो अंश की आंखें सामान्य थीं, लेकिन अगर कोई अनुभवी व्यक्ति अंश की आंखों को देखता तो उसे दिख जाता कि अंश की बाईं आंख से हल्की हल्की सफेद और दाईं आंख से काली शक्ति निकल रही थी। रणवीर और उसके दोस्तों को तो ये नहीं दिखा, लेकिन एक बुजुर्ग ने अंश की आंखों से निकलती हल्की हल्की शक्ति को देख लिया। उस बुजुर्ग ने अंश को देखते हुए कहा, यह लड़का बहुत अजीब है, इसके शरीर से यह अजीब शक्ति निकल रही है, ये न तो सात्विक है और न ही तामसिक, आखिर ये कौन सी शक्ति है? बुजुर्ग ने यह बात बहुत धीमे स्वर में कही थी, जिस कारण किसी ने नहीं सुना। वही दूसरी तरफ अंश अपनी तलवार लिए रणवीर और उसके समूह की तरफ बढ़ गया। ये देखकर रणवीर और उसके दोस्त, जिनकी संख्या 4 थी, सभी ने तेजी में अंश पर हमला कर दिया। जैसे ही रणवीर और उसके साथियों ने हमला किया, वैसे ही सभी की तलवारों से शक्ति बाढ़ की तरह निकली और तेजी में अंश की तरफ बढ़ने लगी। उस शक्ति की बाढ़ को अपनी तरफ आते देखकर अंश ने भी हमला कर दिया। जैसे ही अंश ने हमला किया, वैसे ही अंश की तलवार से भयानक शक्ति की बाढ़ निकली और रणवीर व उसके दोस्तों के हमले से टकरा गई। जैसे ही दोनों तरफ की शक्तियां आपस में टकराईं, वो इधर उधर बिखरने लगी। जब आस पास खड़े योद्धाओं ने अपनी तरफ आती हुई शक्ति को देखा तो सभी ने अपने अपने शरीर से शक्ति निकालकर ढाल बना ली, जिससे शक्ति टकराकर नष्ट हो गई। कुछ ही समय में दोनों तरफ की शक्ति नष्ट हो गई, लेकिन रणवीर और उसके दोस्त यही नहीं रुके और तेजी में अंश की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही सेकंड में सभी ने अंश को घेर लिया। ये देखकर अंशुमान चिंतित हो गए।
उन्होंने अंश से चिल्लाते हुए कहा, अंश संभल कर। इतना बोलकर महाराज अंशुमान ने भी अपनी तलवार निकाल ली, जिसे रणवीर ने देख लिया और अपने दो दोस्तों को बोला, तुम दोनों जाओ और इसके पिता को रोको। रणवीर की बात सुनकर उसके दो दोस्त तेजी में महाराज अंशुमान के पास पहुंच गए। ये देखकर अंश ने मन में बोला, मुझे जल्दी लड़ाई खत्म करनी होगी। इतना बोलकर अंश ने अपनी गति बढ़ाकर तेजी में रणवीर और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे रेस्टोरेंट के बाहर धमाकों की आवाज गूंजने लगी। अंश की गति इतनी ज्यादा थी कि रणवीर और उसके दोस्त बराबरी नहीं कर पा रहे थे। अंश की गति देखकर रणवीर का एक दोस्त बोला, इसकी गति तो बहुत तेज है, हमें किसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना बोलकर तीनों अंश से दूर हुए, जिसके बाद तीनों ने अपनी अपनी तलवारें वापस रख ली और हाथों से तकनीक मुद्रा बनाना शुरू कर दिया, जिससे तीनों के शरीर से शक्ति निकलकर अलग अलग रूप लेने लगी। रणवीर ने जिस तकनीक का प्रयोग किया वो एक नीले रंग का पक्षी था। वही उसके पहले दोस्त का हमला तलवार के रूप में था और दूसरे का गदा के रूप में। तीनों की तकनीक पहले स्तर की थी, जिसे देखकर अंश ने एक पल सोचा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी तलवार में स्लेयर स्वॉर्ड की शक्ति को समाहित कर दिया, जिससे अंश की तलवार की शक्ति बढ़ गई। क्या अंश स्लेयर स्वॉर्ड की शक्ति से एक साथ 3 युद्ध तकनीक की शक्ति को रोक पाएगा? जानने के लिए सुने सुप्रीम अंश, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश की लड़ाई रणवीर कुमार से हो जाती है। रणवीर अपने 4 दोस्तों के साथ अंश और उसके पिता पर हमला कर देता है। अंश पर रणवीर और उसके 2 दोस्त युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। ये देखकर अंश अपनी तलवार में स्लेयर स्वॉर्ड की शक्ति को समाहित कर देता है, जिससे अंश की तलवार की ताकत बढ़ जाती है। तभी रणवीर और उसके दोनों दोस्तों ने अंश पर अपने अपने हमले कर दिए। तीनों के हमले करते ही वे तेजी में अंश की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन तीनों हमलों की शक्ति को महसूस कर लड़ाई देख रहे एक आदमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि एक साथ 3 हमलों को ये लड़का झेल पाएगा। पहले आदमी की बात खत्म होते ही एक दूसरे आदमी ने कहा, आज तो इस लड़के को कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे ये है कौन जो कुमार परिवार के योद्धाओं से लड़ने की हिम्मत कर रहा है? इसी तरह की बातें लोगों के बीच हो रही थीं। वहीं अंश ने सभी की बातों के बीच अपनी तलवार से 3 बार प्रहार किया। अंश के तीनों हमलों से तलवार से सिर्फ शक्ति किरणें निकलीं, लेकिन वे तीनों तलवार किरणें बहुत ज्यादा शक्तिशाली थीं। जैसे ही तीनों तलवार किरणें तीनों तकनीकों से टकराईं, वैसे ही धमाका हुआ, जिससे शक्ति की बाढ़ तेजी में चारों तरफ फैलने लगी। ये देखकर सभी शॉक हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि तकनीक के हमले को सिर्फ तलवार की शक्ति से नष्ट कर दिया गया। जब सभी ने शक्ति की बाढ़ को अपनी तरफ आते देखा तो सभी ने फिर से ढाल बना ली, जिससे टकराकर शक्ति की बाढ़ नष्ट हो गई। जैसे ही शक्ति की बाढ़ नष्ट हुई, वैसे ही अंश को एक चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनकर अंश ने अपने पिता की तरफ देखा तो उसे दिखा कि महाराज अंशुमान खून की उल्टी कर रहे थे। ये देखकर अंश तेजी में अपने पिता के पास गया और उन्हें संभालते हुए बोला, पिताजी क्या आप ठीक हैं? अंश को देखकर महाराज अंशुमान ने अपने मुंह पर लगे खून को साफ किया, फिर बोले, हाँ मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। महाराज अंशुमान के सामने के दोनों योद्धा 4th लेवल पावर लेवल के हाई ग्रेड पर थे। वही महाराज अंशुमान कुछ समय पहले ही 5th लेवल पावर वॉल पर पहुंचे थे, जिस कारण उनका अपनी शक्तियों पर ज्यादा काबू नहीं था और वे घायल हो गए थे। अपने पिता को घायल देखकर अंश और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में दोनों योद्धाओं को देखा, फिर अपनी तलवार चला दी। अंश के चलाते ही तलवार से शक्ति किरण निकली और तेजी में एक योद्धा की तरफ बढ़ने लगी। जब उस योद्धा ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार घुमाई ही थी, तभी तलवार किरण योद्धा के तलवार वाले हाथ की बाजू से टकरा गई। जैसे ही तलवार किरण बाजू से टकराई, वैसे ही योद्धा बुरी तरह से चीखने लगा। उसका हाथ कटकर गिर चुका था, जिससे खून की धार फूट पड़ी थी। यह देखकर सभी घबरा गए, लेकिन अंश यही नहीं रुका। उसने तेजी में दूसरे योद्धा के भी हाथ को काट दिया था, जिसके बाद अंश ने पहले अपने पिता को एक जगह बैठाया, फिर सभी की तरफ देखा। वहीं रणवीर अपने दोनों घायल दोस्तों के पास आ गया था। उसने जल्दी से अपने दोनों दोस्तों को गोली खिलाई, लेकिन इससे भी घाव ठीक होना आसान नहीं था। रणवीर के दोनों घायल दोस्त इस वक्त चीख रहे थे। वहीं ज्यादा खून बहने की वजह से उनका शरीर पीला पड़ गया था। ये देखकर रणवीर ने पहले उन्हें गोली खिलाई, फिर अंश की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम अंश है और अभी मैं इसी शहर में हूँ। हम दोबारा जरूर मिलेंगे, अंश ने कहा। अंश ने इतना कहा ही था, तभी अंश के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने कहा, मास्टर मिशन पूरा हुआ, आपको इनाम के तौर पर 1000 मॉर्टल एनर्जी पॉइंट दिया जाता है। सिस्टम की बात सुनकर अंश कुछ नहीं बोला और अपने पिता को संभालते हुए वहां से चला गया। अंश ने महसूस कर लिया था कि उसके पिता अंदरूनी रूप से थोड़े घायल थे, इसलिए अंश ने पहले उन पर ध्यान दिया, रणवीर और उसके दोस्तों को घायल करने पर नहीं। महाराज अंशुमान ने अंश के साथ आगे बढ़ते हुए एक गोली खा ली। वहीं रणवीर भी अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। कुछ ही समय में अंश नाम की खबर प्रीतमपुर में फैल गई। सभी अंश के बारे में पता करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी को ज्यादा पता नहीं चला। थमन राज्य एक छोटा और कमजोर राज्य था, जिस कारण प्रीतमपुर राज्य में ज्यादातर लोग इसे जानते भी नहीं थे, तो वहां के लोगों के बारे में न जानना कोई बड़ी बात नहीं थी। सभी की बातों से दूर अंश अपने पिता के साथ एक आवासीय होटल में पहुंच गया, जहां अंश ने 2 कमरे लिए। फिर एक कमरे में अपने पिता को आराम करने के लिए भेजकर अंश खुद दूसरे कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में जाने के बाद अंश बिस्तर पर बैठ गया, जिसके बाद अंश सिस्टम से बोला, सिस्टम बाहर आओ। अंश के इतना बोलते ही सिस्टम की स्क्रीन और एआई लड़की अंश के सामने आ गई, जिसके बाद एआई बोली, मास्टर आपके पास अभी इतने मॉर्टल एनर्जी पॉइंट हैं कि आप एक लेवल बढ़ा सकें, लेकिन आप ग्रेड बढ़ा सकते हैं। क्या आपको ग्रेड बढ़ानी है? नहीं। सिस्टम, मेरे पास जितने भी मॉर्टल एनर्जी पॉइंट हैं उनमें से 5000 फिर से शरीर के विकास में भेज दो। अंश के इतना बोलने के कुछ सेकंड बाद सिस्टम बोली, मास्टर 5000 शरीर के विकास में भेज दिए गए हैं,
अब आपको 9,85,000 मॉर्टल एनर्जी पॉइंट चाहिए। सिस्टम की बात सुनकर अंश ने सहमति में सिर हिला दिया, जिसके बाद सिस्टम वापस अंश के दिमाग में चला गया। फिर अंश बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर ली और स्लेयर स्वॉर्ड पर ध्यान केंद्रित कर लिया। स्लेयर स्वॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करने के बाद अंश उसमें मौजूद जानकारी को ध्यान से देखने लगा। स्लेयर स्वॉर्ड में तकनीक के अलावा बहुत सारी जानकारी भी दी गई थी जो दुनिया के बारे में थी। अंश जानकारी को ध्यान से अपने दिमाग में स्थापित कर रहा था ताकि उसका सिस्टम विकसित हो सके। कुछ समय जानकारी हासिल करने के बाद अंश ने अपनी आंखें खोली और बोला, तो ये बात है, मावराक्ष एक परग्रही प्रजाति है और इन्हीं की वजह से दुनिया में कई बार महायुद्ध हुए हैं। मावराक्ष एक परग्रही प्रजाति थी जो लाखों साल पहले अरोनियस ब्रह्मांड में आ गई थी। ये कहां से आए थे ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन जब ये आए तो अरोनियस ब्रह्मांड में खून की नदियां बह गई थीं। मावराक्ष के खून बैंगनी रंग के थे, यहां तक कि उनकी आंखें और बाल भी बैंगनी होते थे। यही उनकी पहचान थी, लेकिन वे अपने बाल और आंख को किसी विशेष तकनीक की मदद से सामान्य इंसानों की तरह करके इंसानों में घुल मिल जाते थे। लेकिन जब वे अपना हमला करते थे तब उनके बाल और आंखें बैंगनी हो जाती थीं। एक मावराक्ष की जन्मजात शक्ति बहुत ज्यादा होती थी। एक मावराक्ष अरोनियस ब्रह्मांड की साधना तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उनकी अलग ही साधना तकनीक होती थी। उनका शरीर बहुत ज्यादा कठोर होता था। सभी मावराक्ष को एक विशेष शक्ति जन्म से मिलती है। अरोनियस ब्रह्मांड में जब मावराक्ष आए थे तब उन्होंने कई प्रजातियों को नष्ट कर दिया था, जिससे उन्हें प्राप्त होने वाली साधना तकनीक भी विलुप्त हो गई। जैसे संजीवनी प्रजाति। संजीवनी प्रजाति के लोगों के पास संजीवनी साधना तकनीक होती थी। संजीवनी साधना तकनीक संसार की सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ साधना तकनीक थी। इस साधना तकनीक को हासिल करने वाले योद्धा का शरीर जब तक पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता था तब तक उन्हें मारना आसान नहीं था। संजीवनी साधना तकनीक वाले योद्धा मरते हुए इंसान को भी जीवित कर सकते थे, या अगर कोई इंसान ज्यादा समय पहले नहीं मरा हो तो उसे भी जीवित कर सकते थे। इसलिए मावराक्ष प्रजाति ने कुछ ऐसी विधि का इस्तेमाल किया था जिससे उनका अस्तित्व ही नष्ट हो गया था। अरोनियस ब्रह्मांड में इंसानों की कई प्रजातियां थीं जो अपनी साधना तकनीक से जानी जाती थीं, जैसे दिव्य वानर प्रजाति, राक्षस प्रजाति, खूनी प्रजाति इत्यादि। अंश को मिली जानकारी के अनुसार मावराक्ष कई इंसानी प्रजातियों से हाथ मिला चुके थे, लेकिन अभी उनका पूरा रहस्य सामने नहीं आया था। कुछ समय तक मावराक्ष की जानकारी हासिल करने के बाद अंश बिस्तर पर लेट गया। लंबा सफर करने के कारण अंश बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। कुछ समय की नींद के बाद एक आवाज से अंश की नींद खुली। यह आवाज दरवाजे पर खटखटाने की वजह से थी। दरवाजे के खटखटाने की आवाज से अंश अपनी आंखें मलते हुए दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि उसके पिता दरवाजे पर खड़े थे। अपने पिता को देखकर अंश बोला, पिताजी आइए अंदर, क्या कुछ हुआ है क्या? अंश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कुमार परिवार के बारे में। महाराज अंशुमान कमरे में आते हुए बोले, जिसे सुनकर अंश बोला, हाँ बोलिए ना, क्या बात है? अंश और महाराज अंशुमान कमरे के अंदर आकर बिस्तर पर बैठ गए, जिसके बाद महाराज अंशुमान ने कहा, अंश, मैंने कुमार परिवार के बारे में पता किया है। सुना है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हमारा यहां रहना खतरनाक होगा, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। महाराज अंशुमान की बात सुनकर अंश बोला, लेकिन पिताजी, मैं तो यहां एकेडमी में नामांकन लेने आया हूं। नामांकन तो लेना है, उसके बाद मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप कहीं और चले जाएं। हम कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए संपर्क में रहेंगे। वैसे आप कहां जाएंगे? अंश की बात सुनकर महाराज अंशुमान ने एक पल सोचा, फिर बोले, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम बेहतर अपनी रक्षा कर सकते हो। वैसे मैंने सोचा है कि प्रीतमपुर में मौजूद किसी दूसरे कबीले के क्षेत्र में चला जाऊं। सुना है किसी भी कबीले में इन परिवारों का राज नहीं चलता है और वहां बहुत कुछ की स्वतंत्रता होती है। वैसे भी यहाँ के पास के एक कबीले में मेरा दोस्त सदस्य है, मैं उसकी मदद से वहां रहूंगा। आपके दोस्त का क्या नाम है? अंश ने पूछा। उसका नाम महंत है। मैं एक बार उससे जंगल में मिला था जब मैं जवान था। मैंने उससे बात कर ली है। मैं कुछ समय में निकल जाऊंगा, पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, महाराज अंशुमान ने कहा। महाराज अंशुमान की बात सुनकर अंश एक पल सोचकर बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हो सकता है रास्ते में कुमार परिवार आप पर हमला कर दे, जिस कारण मैं हमेशा चिंतित रहूंगा। इसीलिए मैं आपके साथ चलूं, फिर कबीले के क्षेत्र में आपके दोस्त के पास छोड़कर आ जाऊंगा। वैसे भी हमारे पास सबसे बेहतरीन घोड़ा है जो जल्दी हमें कबीले पहुंचा देगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, महाराज अंशुमान ने कहा, जिसे सुनकर अंश मुस्कुराने लगा। फिर उसे कुछ याद आया और अपना कॉइन कार्ड निकाल लिया और बोला, मैं कुछ कॉइन आपके कार्ड में भेज देता हूं। आपके पास तो डिवाइस होगा। अंश, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास है, महाराज अंशुमान ने कहा। आप डिवाइस दीजिए, मैं कॉइन भेज देता हूं ताकि वहां आप एक घर खरीद कर रह सकें, अंश ने कहा। जिसे सुनकर महाराज अंशुमान ने अपने पास से 2 कार्ड निकाले, जिसमें से एक कार्ड कॉइन कार्ड और दूसरा कॉइन भेजने वाला डिवाइस था। अंश ने डिवाइस लिया, फिर डिवाइस में अपनी शक्ति को समाहित किया, जिससे एक स्क्रीन बाहर आ गई जहां बहुत सारे विकल्प थे। अंश ने एक विकल्प चुनकर उसमें अपने कार्ड की जानकारी को भरा, फिर दूसरे विकल्प में अपने पिता के कार्ड की जानकारी को भरा, जिसके बाद कॉइन नंबर डालकर भेज दिए। कुछ ही समय में अंश के कार्ड से 50 लाख डिजिटल कॉइन महाराज अंशुमान के कार्ड में चले गए, जिसके बाद अंश ने दोनों कार्ड अपने पिता को दे दिए और बोला, मैंने आपके कार्ड में 50 लाख कॉइन भेज दिए हैं। क्या कुमार परिवार अंश पर हमला करेगा या भूल जाएगा? जानने के लिए सुने सुप्रीम अंश, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश ने अपने पिता के कार्ड में 50 लाख डिजिटल कॉइन भेज दिए, जिसके बाद अंश और महाराज अंशुमान होटल से निकल जाते हैं। होटल से निकलने के बाद अंश अस्तबल की ओर जाने लगता है। ये देखकर महाराज अंशुमान ने कहा, अंश, मैंने घोड़ा बेच दिया है, अब हमारे पास घोड़ा नहीं है। जैसे ही अंश ने अपने पिता की बात सुनी, वो शॉक हो गया। वो अपने पिता को हैरानी से देखने लगा। ये देखकर महाराज अंशुमान ने कहा, अंश, हमारा राज्य छोटा और गरीब था, जिस कारण वहां घोड़े के अलावा कोई और साधन नहीं था।
जिससे हम भ्रमण कर सकें। लेकिन प्रीतमपुर एक बड़ा नगर है जहां कुछ ऐसे साधन हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। अपने पिता की बात सुनकर अंश सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगा। ये देखकर महाराज अंशुमान ने कहा, अंश, बड़े नगरों में पुष्पक यंत्र होता है जो एक साथ कई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पुष्पक यंत्र के बारे में सुनकर अंश के अंदर उसे जानने की उत्सुकता बढ़ गई। अंश अपने पिता से बोला, पिताजी, क्या पुष्पक धातुओं से बना होता है? हाँ, वो धातुओं से बना पक्षी होता है जिस पर लोगों के आराम करने के लिए जगह भी बनी होती है। वो एक बहुत बड़े पक्षी की तरह दिखता है। चलो, मैंने पुष्पक अड्डे का पता लगा लिया है। वहां तक पहुंचने में हमें कुछ मिनट लगेंगे और कबीला पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। चलो चलते हैं। इतना बोलकर महाराज अंशुमान एक दिशा में जाने लगे। ये देखकर अंश भी उनके साथ चलने लगा। कुछ ही समय में अंश और महाराज अंशुमान पुष्पक अड्डा पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद अंश ने टिकट लिया। पुष्पक यंत्र का टिकट लेने के बाद दोनों अड्डे के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद अंश ने देखा कि एक बड़े मैदान में बहुत सारे धातुओं से बने पक्षी थे जो बहुत बड़े बड़े थे। बहुत सारे लोग अलग अलग पुष्पक के ऊपर जा रहे थे जहां कमरे बने हुए थे। मैदान में पहुंचने के बाद अंश और महाराज अंशुमान आसपास देखने लगे। कुछ ही समय में अंश को एक पुष्पक दिखा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पहाड़ी कबीला। पहाड़ी कबीला वही कबीला था जहां अंश जाने वाला था। पहाड़ी कबीला सप्त प्रजाति का एक कबीला था। सप्त प्रजाति वही प्रजाति थी जिससे अंश आता था। इस प्रजाति के लोगों में 7 तरह की साधना तकनीकों में से कोई एक साधना तकनीक पाई जाती थी। वे साधना तकनीकें ये थी: सप्त तारा साधना तकनीक, चंद्र साधना तकनीक, सूर्य साधना तकनीक, सिंधु साधना तकनीक, धैर्य साधना तकनीक, रक्षा साधना तकनीक और विजयता साधना तकनीक। इन सभी साधना तकनीकों का कोई भौतिक रूप नहीं था। पहाड़ी कबीले के पुष्पक यंत्र को देखने के बाद अंश और महाराज अंशुमान उसकी तरफ बढ़ गए। सभी पुष्पक यंत्रों के सामने कुछ योद्धा खड़े थे जो यात्रियों की टिकट की जांच कर रहे थे। अंश और महाराज अंशुमान के साथ कुछ और यात्री भी अपने टिकट की जांच करवा रहे थे। दोनों ने अपने टिकट की जांच करवाई, जिसके बाद वे पुष्पक यंत्र पर सवार हो गए जहां उन्हें उनके कमरे दिखा दिए गए। अंश अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था, तभी एक आदमी अंश के सामने आ गया और उससे बोला, तुम ही वो लड़के हो अंश जिसने रणवीर से लड़ाई की और उसके 2 दोस्तों के हाथ काट दिए? उस आदमी की बात सुनकर अंश ने एक पल उसे देखा, फिर बोला, तुम कौन हो? तुम्हारा उस लड़ाई से क्या लेना देना है? मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं रिश्ते में रणवीर का चाचा हूं, रंजीत कुमार ने कहा। जिसे सुनकर अंश ने रंजीत कुमार को गौर से देखा। रंजीत कुमार 5th लेवल के हाई ग्रेड का योद्धा था। अंश ने एक पल रंजीत कुमार को देखा, फिर अपने पिता को देखा जो चिंतित थे। ये देखकर अंश रंजीत कुमार से बोला, क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो या कुछ और काम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा तुम कुमार परिवार से डरकर यहां से भाग रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कुमार परिवार की पहुंच से भागना इतना आसान नहीं है, रंजीत कुमार ने कहा। रंजीत कुमार की बात सुनकर अंश मुस्कुराया, फिर उससे बोला, रंजीत कुमार जी, अंश किसी से नहीं डरता। वैसे भी अगर तुम्हारे कुमार परिवार को मुझसे लड़ना है तो अपने परिवार को बता देना कि मैं बहुत जल्द हिमालय साधना एकेडमी में नामांकन के लिए आऊंगा, तब मुझसे लड़ लेना। अंश की बात सुनकर रंजीत कुमार मुस्कुराया, फिर बोला, अंश, तुम सच में बहादुर हो, लेकिन कुमार परिवार से जीतना आसान नहीं है। तुम मारे जा सकते हो। मान लिया मैं मारा जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा मुझसे लड़ने में कुमार परिवार को नुकसान ही होगा, वो भी इतना कि कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कुमार परिवार को इतना नुकसान झेलना पड़े कि वो सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक न रह पाए। अंश की मुस्कान रंजीत कुमार को गुस्सा दिला रही थी, फिर भी वो अपने गुस्से को दबा रहा था। रंजीत कुमार से आज तक इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी। वो प्रीतमपुर के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, जिस कारण कोई भी उससे लड़ने से पहले 100 बार सोचता था। लेकिन अंश, जो एक युवा योद्धा था, वो रंजीत कुमार से बगैर डरे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। अंश और रंजीत कुमार के बीच की बहस को सभी सुन रहे थे, जिस कारण सभी को अंश के बारे में पता चल गया था। जब महाराज अंशुमान ने देखा कि बहस बढ़ती जा रही है तो उन्होंने अंश को शांत करते हुए कहा, अंश, चलो, हमें ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर अंश सहमत हो गया, जिसके बाद वो रंजीत कुमार के बगल से निकल गया। ये देखकर रंजीत कुमार ने जाते हुए अंश से कहा, अंश, तुम्हारा घमंड एक दिन तुम्हें ले डूबेगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। रंजीत कुमार की बात सुनकर अंश के कदम रुक गए। उसने बगैर पीछे देखे बोला, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा कुमार परिवार घमंडी है, जो बेवजह किसी से भी लड़ाई शुरू कर लेता है। पुष्पक यंत्र पर लड़ाई करना मना था, अगर मना नहीं होता तो इस वक्त अंश और रंजीत कुमार के बीच युद्ध शुरू हो जाता। अपने कमरे में जाने के बाद महाराज अंशुमान अंश को समझाते हुए बोले, अंश, तुम एक प्रतिभाशाली युवा हो, लेकिन कुमार परिवार से लड़ना आसान नहीं होगा, वे सब तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिताजी, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। वैसे भी महापुरुषों ने कहा है, जितने शक्तिशाली दुश्मन होते हैं, एक योद्धा की शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, इसलिए ऐसा सोचिए कि इन दुश्मनों की वजह से मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। महाराज अंशुमान अंश की आंखों में देखते हुए बोले, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये बात किस महापुरुष ने कही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये देखकर अंश बनावटी मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाने लगा। ऐसा लग रहा था कि अंश कुछ सोच रहा है। वो इस वक्त किसी बच्चे की तरह एक बार अपने पिता को देखता, फिर मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगा। अंश की हरकत देखकर महाराज अंशुमान ने उसका सिर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, बताओ अंश, किसने कहा है? अंश और अंशुमान आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि पुष्पक उड़ने लगा है। जैसे ही अंश को यह महसूस हुआ, वो बात बदलते हुए बोला, लगता है पुष्पक उड़ रहा है। इतना बोलकर अंश कमरे में मौजूद खिड़की के पास पहुंच गया और बाहर की तरफ देखने लगा। ये देखकर महाराज अंशुमान मुस्कुराने लगे। कुछ समय के सफर के बाद पुष्पक पहाड़ी कबीला पहुंच गया। पहाड़ी कबीले के आसपास बड़ी बड़ी पहाड़ियां थीं, वहां की जमीन भी पथरीली थी।
जिस कारण कबीले की भूमि उपजाऊ नहीं थी। पहाड़ी कबीला शिकार और जड़ी बूटियों को बेचकर धन कमाते थे। वैसे इनके पहाड़ों में कई जरूरी खदानें भी थीं। पुष्पक से उतरने के बाद अंश महाराज अंशुमान से बोला, क्या आपको अपने दोस्त के घर का पता है? उसकी जरूरत नहीं है, वो अड्डे पर आया होगा। चलो चलते हैं। इतना बोलकर महाराज अंशुमान बाहर की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे बाहर गए, उन्हें कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखकर महाराज अंशुमान ने कहा, वो रहा महंत। महंत की उम्र महाराज अंशुमान की जितनी ही थी। महंत ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही महंत ने महाराज अंशुमान को देखा, वो तेजी में उनकी तरफ बढ़ने लगा। महंत करीब आकर गले मिलते हुए बोला, अंशुमान मेरे दोस्त, कई साल हो गए मिले हुए। सही कहा, बहुत समय हो गया। कैसे हो तुम? महाराज अंशुमान ने कहा, मैं बहुत अच्छा हूं। महंत ने कहा। इतना बोलकर महंत महाराज अंशुमान से अलग हुआ। फिर अंश की तरफ देखते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये अंश है, मेरा बेटा। महाराज अंशुमान ने अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वहीं अंश ने महंत के सामने हाथ जोड़े और बोला, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। अब चलो चलते हैं, रथ इंतजार कर रहा है। इतना बोलकर महंत ने एक दिशा में इशारा किया। कुछ ही समय में तीनों एक रथ के सामने पहुंच गए, जो चांदी के रंग का था। रथ में 2 घोड़े लगे हुए थे। रथ में लोगों के बैठने के स्थान को पूरी तरह से ढका गया था, जिससे रथ पर कौन बैठा है ये कोई न देख सके। तीनों तेजी में रथ में बैठ गए, जिसके बाद रथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद रथ एक छोटी हवेली के सामने रुका, जिसके बाद तीनों रथ से उतर गए। हवेली छोटी थी लेकिन खूबसूरत थी। हवेली की तरफ इशारा करते हुए महंत ने कहा, यह है मेरा गरीब खाना, चलो अपने परिवार से मिलाता हूं। इतना बोलकर महंत अंश और उसके पिता के साथ हवेली के अंदर चला गया। जब अंश अंदर गया तो उसने देखा कि हॉल में सोफे पर 2 बुजुर्ग और एक लड़का, जो अंश की ही उम्र का था, बैठे थे। वहां एक लड़की भी थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके शरीर से भयानक शक्ति निकल रही थी। वो 5th लेवल पावर वॉल की लो ग्रेड पर थी। उसका शरीर बहुत ही आकर्षक था। चांदी के रंग के कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, जिस कारण उसके शरीर की बनावट दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। ये सब महंत के परिवार के सदस्य थे। जैसे ही बुजुर्ग आदमी, जो महंत के पिता थे, उन्होंने अनजान लोगों को घर में देखा तो कहा, महंत, क्या यही तुम्हारा वो दोस्त है जिसने तुम्हारी मदद की थी? जी पिताजी, इनका नाम अंशुमान है और ये इनका बेटा अंश। महंत ने अपने परिवार से उनका परिचय करवाया। वहां हॉल में बैठे लड़के का नाम मानव था और लड़की का नाम मानवी था। सभी सोफे पर बैठ गए, जिसके बाद अंशुमान ने कहा, महंत, मैंने एक घर के लिए बोला था, क्या तुमने देख लिया है? हाँ, मैंने एक घर देख लिया है जिसकी कीमत 10 लाख डिजिटल कॉइन है। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? महंत ने कहा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा। वैसे भी मुझे अकेले रहना है, एक छोटा घर ठीक है, महाराज अंशुमान ने कहा। महंत ने अंश की तरफ देखा, फिर कहा, अंश कहाँ रहेगा? क्या वो कहीं जाने वाला है? अंश हिमालय साधना एकेडमी में नामांकन की परीक्षा देने जाने वाला है। मुझे विश्वास है ये नामांकन ले लेगा। महाराज अंशुमान ने कहा, क्या अंश के दुश्मन पहाड़ी कबीला में भी बन जाएंगे? जानने के लिए सुने सुप्रीम अंश, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश अपने पिता के साथ पहाड़ी कबीला पहुंच गया था, जहां पहुंचकर वो महंत के परिवार से मिला। महाराज अंशुमान ने महंत और उसके परिवार को बताया कि अंश हिमालय साधना एकेडमी में नामांकन लेने के लिए परीक्षा देने जाएगा। अंशुमान की बात सुनकर मानव और मानवी अंश की तरफ देखने लगे। महंत ने कहा, यह तो अच्छी बात है, मानव भी परीक्षा में जाने वाला है और मानवी तो पहले से वहां की विद्यार्थी है। ये सब कल निकलने वाले हैं। महंत की बात सुनकर अंशुमान और अंश ने मानवी की तरफ देखा। तभी मानवी बोली, मैंने सुना है इस बार सिर्फ 200 बच्चे ही नामांकन पा सकते हैं। इस बार की परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है, इसलिए सबको बहुत मेहनत करनी होगी। मानवी की आंखों में गर्व की भावना झलक रही थी। ये देखकर अंश मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद अंश और अंशुमान को महंत ने घर दिखा दिया और सारे दस्तावेज का काम पूरा करने के बाद अंश और अंशुमान घर में आराम करने चले गए। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें 3 कमरे और रसोई घर था। अगले दिन अंश मानव और मानवी के साथ प्रीतमपुर के लिए निकल गया। कुछ समय बाद तीनों प्रीतमपुर पहुंच गए। प्रीतमपुर पहुंचने के बाद मानव अंश से बोला, अंश, क्या तुम हमारे साथ बाजार चलोगे? हम कुछ खरीदने जा रहे हैं। चलो मैं भी चलता हूं, देखूं तो यहां मिलता क्या है, लेकिन मैं पहले तुम दोनों को कुछ बता देता हूं। प्रीतमपुर में मेरे एक शक्तिशाली दुश्मन है, तो बचकर रहना, अंश ने कहा। अंश की बात सुनकर मानव और मानवी एक दूसरे को देखने लगे। मानवी अंश की आंखों में देखते हुए बोली, और ये दुश्मन कौन है? मानवी हमेशा की तरह खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी, जिस कारण आसपास से गुजरते मर्द एक बार जरूर मानवी को देख रहे थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों के दिमाग में अच्छी भावना नहीं थी। इन सभी आदमियों को अंश ने देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया, और मानवी की बात सुनकर अंश ने जवाब दिया, कुमार परिवार, उसे तो जानती होगी, मैंने उनके 2 युवा योद्धाओं के हाथ काट दिए थे, इसलिए वे सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। अंश की बात सुनकर मानव और मानवी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ समय एक दूसरे को देखने के बाद मानव ने अंश के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, क्या बात है अंश, तुमने हाथ काट दिए? वैसे उन सब ने किया क्या था? मानव की बात सुनकर अंश कुछ बोलने ही वाला था, तभी मानवी गुस्से में अंश को देखने लगी। मानवी गुस्से में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मानवी को गुस्से में देखकर अंश बोला, मानवी, बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों करती हो? अगर कुमार परिवार के योद्धा आएंगे तब मैं संभाल लूंगा। अब चलो जरूरी चीजें खरीदते हैं। इतना बोलकर अंश मानव के कंधे पर हाथ रखे हुए आगे बढ़ गया। ये देखकर मानवी ने लंबी सांस ली और फिर बोली, ये लड़का तो बहुत अजीब है। चल मानवी, इन दोनों की सुरक्षा तुझे ही करनी होगी। मानव और अंश के बीच की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। अंश मानव और मानवी के साथ एक दुकान में पहुंच गया, जहां एक योद्धा की जरूरत की सभी चीजें मिलती थी। दुकान में जाने के बाद अंश मानवी से बोला, मानवी, तुम पहले भी यहां आई होगी, ये बताओ कि सबसे बेहतर वस्तुएं कहां मिलेंगी?
अंश के पूछने पर मानवी उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हारे पास हीलिंग गोली है? मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास हीलिंग जादुई शक्ति है। हाँ, लेकिन पावर बूस्टर गोली ले सकता हूँ, जिससे अगर शक्ति खत्म हो जाए तो उससे जल्दी से शक्ति हासिल कर सकूं, अंश ने कहा। अंश की बात सुनकर मानवी ने उसे अजीब नजर से देखा और फिर बोली, ठीक है, चलो दूसरी मंजिल पर चलते हैं, वहां हर तरह की गोली मिलती है, तुम्हें कुछ और भी मिल जाएगा। मानवी अंश और मानव को लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले अंश ने हाई ग्रेड की पावर बूस्टर गोलियां ले ली, जिनमें हर गोली की कीमत 1000 डिजिटल कॉइन थी। अंश ने 5 गोलियां ली, मानव ने भी कुछ गोलियां ली, जिसके बाद तीनों और भी कुछ गोलियां देखने लगे। तभी अंश की नजर एक गोली पर पड़ी जो सफेद रंग की थी। उस गोली को देखने के बाद अंश उसकी तरफ जाने लगा। ये देखकर मानव और मानवी की नजर भी सफेद गोली पर पड़ी और वे अंश के पीछे पीछे जाने लगे। सफेद गोली के पास पहुंचकर मानवी अंश से बोली, अंश, इस गोली का नाम सात्विक साधना गोली है, ये लो ग्रेड की गोली है, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? इससे तुम अपनी साधना को बढ़ा सकते हो। इसकी कीमत 10,000 डिजिटल कॉइन है। मानवी इतना बोली ही थी, तभी उसके पीछे से आवाज आई, एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की मानवी यहाँ है, वैसे तुम इन कमजोर लड़कों के साथ क्या कर रही हो? इस आवाज को सुनकर मानवी, मानव और अंश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां 2 लड़के खड़े थे। उन दोनों लड़कों को देखकर मानवी बोली, जयंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी एकेडमी में होना चाहिए था। मानवी की बात सुनकर जयंत बोला, मैं तो एक मिशन पर गया था, जब लौट रहा था तब सोचा कि कुछ खरीद लूं, इसलिए यहाँ आ गया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने भाई मानव के साथ आई हूँ, वह इस साल की परीक्षा में भाग लेना चाहता है, तुम जाओ और अपना काम करो। इतना बोलकर मानवी फिर से गोलियों की तरफ देखने लगी। अंश तेजी से गया और सफेद गोली उठा ली। तभी जयंत अंश के सामने आ गया और बोला, लड़के, ये गोली मुझे दे दो, मुझे इसकी जरूरत है। जयंत की बात सुनकर अंश ने उसे एक पल देखा, फिर बोला, मैंने इसे ले लिया है और मुझे इसकी जरूरत तुमसे ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम्हें चाहिए तो दुकान में पूछ लो, दूसरा जरूर होगा इनके पास। अंश की बात सुनकर जयंत को गुस्सा आ गया। जयंत हिमालय साधना एकेडमी के 3रे साल का विद्यार्थी था। वो 5वें लेवल के मिडिल ग्रेड का योद्धा था, वहीं अंश 4th लेवल पर था। इसलिए जयंत को लगा कि वो अंश को डरा देगा, लेकिन अंश के अंदर तो डर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये जयंत को नहीं मालूम था। अंश और जयंत को आमने सामने देखकर मानवी अंश के कान में धीरे से बोली, अंश, तुम ये क्या कर रहे हो? जयंत एकेडमी के 3रे साल के विद्यार्थियों में 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक है, तुम इससे नहीं जीत सकते, ये बहुत ही ज्यादा घमंडी है। मानवी को अंश के इतने करीब देखकर जयंत का गुस्सा बढ़ गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, लड़के, अगर तुमने मुझे गोली नहीं दी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। तुम जानते नहीं हो मुझे, देखो, अगर गुस्सा दिखाना है तो कहीं और दिखाओ, मुझ पर नहीं। इतना बोलकर अंश ने अचानक मानवी के हाथ को पकड़ लिया और वहां से जाने लगा। जैसे ही अंश ने मानवी के हाथ को पकड़ा, मानवी शौक में अंश को देखते हुए उसके साथ जाने लगी। मानव भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ आगे जाने के बाद मानवी अचानक रुक गई, जिससे अंश भी रुक गया और पीछे मुड़ गया। तभी मानवी ने अपना वो हाथ उठा दिया जिसे अंश ने पकड़ रखा था। जब अंश ने देखा कि उसने मानवी के हाथ को पकड़ रखा है तो उसने एक झटके में हाथ छोड़ दिया और फिर इधर उधर देखने लगा। अंश को देखकर लग रहा था कि उसे शर्म आ रही है, वहीं मानवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंश इधर उधर देखते हुए बोला, चलो चलते हैं। इतना बोलकर अंश जाने ही वाला था, तभी जयंत आ गया और बोला, मानवी, ये लड़का कौन है? क्या ये तुम्हारा दूसरा भाई है? जयंत की बात सुनकर मानवी अंश को देखने लगी। तभी अंश बोला, मैं इसका भाई नहीं हूं, दोस्त हूं, मेरा नाम अंश है। अंश की बात सुनकर जयंत उसके करीब आया और बोला, तो अंश, मानवी से दूर रहना और एक बात, वो गोली मुझे दे दो। मैं किसी का आदेश नहीं मानता और मैं तो तुम्हें गोली देने से रहा। वैसे क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से कम लेवल के योद्धा को डरा रहे हो, क्या तुम अपनी एकेडमी में यही करते हो? अंश मुस्कुराते हुए बोला। अंश की बातों को सुनकर जयंत ने अपनी तलवार निकाल ली। ये देखकर अंश ने भी अपनी तलवार निकाल ली। दोनों को तलवार निकालते देखकर मानवी परेशान हो गई। वो दोनों को रोकने ही वाली थी, तभी वहां एक आवाज गूंजी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस आवाज को सुनकर सबने आवाज की दिशा में देखा, जहां एक आदमी खड़ा था। वो आदमी दुकान का मैनेजर था। मैनेजर तेजी में अंश और जयंत के पास आया और बोला, लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, यहाँ लड़ने की इजाजत नहीं है। मैनेजर की बात सुनकर जयंत बगैर कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले एक बार घूरकर अंश को देखा और फिर तेजी में वहां से निकल गया। जयंत के जाने के बाद अंश, मानव और मानवी भी दुकान से निकल गए। दुकान से निकलने के बाद मानवी अंश से बोली, अंश, तुमने जयंत से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तुम्हें आराम से एकेडमी में नहीं रहने देगा, तुम उसकी चिंता मत करो। चलो चलते हैं, नामांकन परीक्षा के लिए पंजीकरण करवा लेते हैं, फिर आगे कुछ सोचेंगे, अंश ने कहा। कुछ समय बाद दोनों एकेडमी के सामने थे। एकेडमी पहाड़ी पर थी। पहाड़ी पर बहुत सारी इमारतें बनी थी। वहीं अंश और मानवी पहाड़ी के नीचे थे, जहां एक बड़ा द्वार बना हुआ था। उस द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में हिमालय साधना एकेडमी लिखा हुआ था, जिसके दोनों तरफ एक एक कमरा बना हुआ था, जिसकी खिड़की के सामने लाइन लगी हुई थी, लेकिन लाइन एक तरफ ही थी। लड़के और लड़की दोनों एक ही लाइन में थे। ये लाइन नामांकन के लिए थी। मानवी, मानव और अंश को देखते हुए बोली, तुम दोनों लाइन में लग जाओ, मैं जाती हूँ। आगे से तुम दोनों को ही अपना ख्याल रखना होगा, याद रखना ज्यादा परेशानी खड़ी मत करना। इतना बोलकर मानवी वहां से चली गई। मानवी को जाते देखकर अंश मुस्कुराया, फिर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद अंश और मानव की बारी आ गई। दोनों को एक एक सिल्वर टोकन मिला, जिस पर उनके नाम और नंबर लिखे हुए थे। अंश को उसका टोकन देने के बाद खिड़की के सामने बैठा आदमी अंश से बोला, परीक्षा खत्म होने तक इस टोकन को अपने पास रखना है। अगर इस टोकन को खो दिया तो परीक्षा से बाहर हो जाओगे। कल समय पर यहाँ पहुंच जाना। परीक्षा क्या होगी वो कल ही पता चलेगा। खिड़की वाले आदमी की बात सुनकर अंश ने सहमति में सिर हिला दिया।
जिसके बाद अंश मानव के साथ वहां से जाने लगा। तभी उसे अपने सामने एक लड़का दिखाई दिया। उस लड़के को देखकर अंश मुस्कुराया और फिर मानव के साथ तेजी से उस लड़के के पास पहुंच गया। अंश ने जिस लड़के को देखा था वो शोभित था। शोभित के पास पहुंचकर अंश पीछे से बोला, शोभित भाई तुम आ गए। अंश की आवाज सुनकर शोभित, जो अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, वो पीछे मुड़ा और अंश को देखकर खुश हो गया। शोभित अंश को देखते हुए बोला, मुझे तो लगा था तुम नहीं आए हो, क्या तुमने टोकन ले लिया? हाँ ले लिया है। वैसे रुके कहाँ हो तुम? अंश ने पूछा। यहीं पास के होटल में रुका हूँ। और तुम? शोभित ने कहा, मैं भी होटल ही लूंगा, मैं आज ही पहाड़ी कबीले से लौटा हूँ। इतना बोलकर अंश ने मानव की तरफ देखा और बोला, ये मानव है मेरा दोस्त, ये पहाड़ी कबीले से है। अच्छा। इतना बोलकर शोभित ने मानव से हाथ मिलाया। फिर वो अंश, मानव और अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी से फिर से बाजार की तरफ निकल गया। कुछ ही समय में सभी उसी होटल के सामने पहुंच गए जहां पहले अंश रुका था। अंश और मानव ने एक ही कमरा लिया, फिर दोनों कमरे में चले गए और आराम करने लगे। अगले दिन फिर से सभी प्रतिभागी एकेडमी के द्वार पर पहुंच गए। अंश, मानव और शोभित एक साथ वहां पहुंचे जहां पहले से हजारों शिष्य थे। क्या अंश और मानवी के बीच कोई रिश्ता बनेगा? जानने के लिए सुने सुप्रीम अंश, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश, मानव और शोभित परीक्षा के लिए पहुंच गए थे। वहां पर पहले से बहुत सारे प्रतिभागी खड़े थे। अंश एकेडमी के द्वार की तरफ देखते हुए मानव और शोभित से बोला, यह परीक्षा कब शुरू होने वाली है और इसमें क्या होने वाला है? अंश ने इतना कहा ही था तभी द्वार खुला। सभी प्रतिभागियों को दिखाई दिया कि उनके सामने एकेडमी के 4 मास्टर थे, जिनमें से 2 मर्द और 2 औरतें थीं। वहीं उनके पीछे सुनहरे कपड़ों में कुछ विद्यार्थी खड़े थे। वे सभी एकेडमी के सीनियर विद्यार्थी थे। एकेडमी के मास्टर के आने के बाद सभी प्रतिभागी उन्हें देखने लगे। कुछ समय तक सबको देखने के बाद एक महिला मास्टर बोली, तुम सभी का स्वागत है, लेकिन मैं बता दूं कि तुम सब में से केवल 200 विद्यार्थी ही अपना नामांकन हासिल कर सकते हैं। इतना बोलकर महिला मास्टर चुप हो गई, जिसके बाद एक पुरुष मास्टर ने कहा, तुम सभी को सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी। ये पहाड़ी का रास्ता देख रहे हो, इसी रास्ते से तुम सबको एकेडमी पहुंचना है। जो पहाड़ी पर पहुंचने वाले पहले 200 प्रतिभागी होंगे वही एकेडमी के विद्यार्थी बन सकते हैं। तो अब सभी जा सकते हैं। पुरुष मास्टर की बात खत्म होते ही सभी रास्ते से हट गए, जिसके बाद सभी प्रतिभागी तेजी में आगे बढ़ गए। अंश, मानव और शोभित भी अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़े। सभी विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा था कि यह परीक्षा आसान होने वाली है, लेकिन उनका अनुमान तब गलत साबित हो गया जब कुछ विद्यार्थियों ने अपने पैर पहाड़ी पर बनी पहली सीढ़ी पर रखे। जैसे ही उन्होंने पैर रखे, पहाड़ी की सीढ़ियों से भयानक शक्ति निकलने लगी, जिसने प्रतिभागियों को दूर फेंक दिया। इस दृश्य ने सभी प्रतिभागियों को शॉक कर दिया। सभी हैरानी में सीढ़ियों को और एक दूसरे को देखने लगे। पहाड़ी की सीढ़ियों से भयानक शक्ति निकल रही थी, जिसे देखकर अंश, मानव और शोभित एक दूसरे को देखने लगे। उनकी नजरों में आश्चर्य था। कुछ समय बाद तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। वहीं जो सबसे आगे थे वे अपने शरीर में शक्ति दौड़ाते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन सीढ़ियों पर आगे बढ़ना आसान नहीं था। सीढ़ियों की जादुई शक्ति सभी प्रतिभागियों को वहां से फेंकने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही समय में अंश, मानव और शोभित ने एक साथ सीढ़ी पर पैर रख दिए। जैसे ही अंश ने अपने पैर रखे, सीढ़ी की शक्ति उन्हें दूर फेंकने की कोशिश करने लगी। जैसे ही अंश को यह महसूस हुआ, उसने अपने शरीर में शक्ति दौड़ाना शुरू कर दिया। अंश का शरीर एक हथियार जितना शक्तिशाली था, जिस कारण उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रतिभागियों ने किसी न किसी विधि से सीढ़ी की शक्ति के प्रभाव को कम किया हुआ था, जिससे वे आगे बढ़ रहे थे। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद अंश ने देखा कि मानव और शोभित के पैर उखड़ रहे थे। ये देखकर अंश ने एक पल सोचा, फिर अपने शरीर में धैर्य साधना तकनीक की शक्ति को दौड़ाना शुरू कर दिया, जिससे अंश का शरीर स्थिर हो गया। लेकिन अंश यही नहीं रुका और अपने दोनों हाथ मानव और शोभित की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम दोनों मेरे हाथ पकड़ लो, मैं कुछ करता हूं जिससे तुम दोनों स्थिर हो जाओगे। अंश की बात सुनकर मानव और शोभित ने बगैर कोई सवाल किए अंश के हाथ पकड़ लिए। तभी अंश ने दोनों के शरीर में धैर्य साधना तकनीक की शक्ति को भेजना शुरू कर दिया। अपने शरीर में दूसरी शक्ति को महसूस कर शोभित अंश से बोला, अंश, ये तो किसी दूसरी साधना तकनीक की शक्ति है, इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तुम दोनों चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हारी साधना तकनीक को कुछ नहीं होगा, अंश ने कहा। इतना बोलकर अंश मानव और शोभित के हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे तीनों के पैर अगली सीढ़ी पर पड़ रहे थे, वैसे वैसे धमाका हो रहा था। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी तीनों ने देखा कि उनके ऊपर से कई प्रतिभागी चीखते हुए नीचे की तरफ गिर रहे थे। जैसे जैसे सभी आगे बढ़ रहे थे, सीढ़ियों से निकलती शक्ति का प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा था। परीक्षा शुरू हुए 1 घंटा बीत गया था। अभी तक कुछ ही प्रतिभागी 50वीं सीढ़ी तक पहुंच पाए थे। अंश इस वक्त 30वीं सीढ़ी पर था। अगर उसे मानव और शोभित के साथ आगे नहीं बढ़ना होता तो अंश अपनी धैर्य साधना तकनीक की मदद से बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता था। धैर्य साधना तकनीक में योद्धा के पास वो शक्ति होती थी जिससे उसके मन और शरीर में स्थिरता रहती थी। उन योद्धाओं की शक्ति पर्वत की तरह अडिग रहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। धैर्य साधना तकनीक एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक थी। अंश आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने 4 लड़के आ गए। वे चारों 4th लेवल पावर वॉल के मिडिल ग्रेड और हाई ग्रेड के योद्धा थे। उन सब ने अपने अपने हाथ में एक कड़ा पहना हुआ था, जिसकी शक्ति से सीढ़ियों का प्रभाव कम हो रहा था। उन्हें देखकर अंश बोला, क्या तुम सबको आगे नहीं बढ़ना है जो यहीं पर खड़े होकर रास्ता रोक रहे हो? अंश की बात सुनकर उन योद्धाओं में सबसे आगे खड़े लड़के ने, जिसका नाम अखिल था, कहा, मैं अखिल हूं। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। वैसे भी तुम सब कमजोर हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अंश के समूह में सबसे कमजोर शोभित था, जो तीसरे पावर वॉल के हाई ग्रेड पर था। वहीं मानव 4th लेवल पावर वॉल के लो ग्रेड पर था। अगर अंश मदद नहीं करता तो वे अब तक पीछे जा चुके होते। अखिल की बात सुनकर अंश मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सब इतने शक्तिशाली हो
तो फिर इस कड़ी की मदद क्यों ले रहे हो? अब मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो तुम सबको नीचे फेंक दूंगा। अंश की बात सुनकर अखिल के एक दोस्त ने अपने हाथ में शक्ति इकट्ठा की। ये देखकर शोभित बोला, अंश अब हम क्या करें? हम इनसे कमजोर हैं, हम नहीं जीत पाएंगे। शोभित भाई तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। इतना बोलकर अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अंश का शरीर भूरे रंग की शक्ति से ढकने लगा, जिसमें तामसिक और सात्विक दोनों शक्तियां थीं। इस कारण अंश की शक्ति को कोई समझ नहीं पा रहा था। वो शक्ति एक कवच की तरह उसके कपड़ों में समा गई, जिससे अंश और भी शक्तिशाली दिखने लगा। तभी अखिल के दोस्त ने हमला कर दिया। उस हमले को अपनी तरफ आते देखकर अंश ने कुछ नहीं किया और बस खड़ा रहा। अंश को कुछ नहीं करते देखकर मानव और शोभित के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ अखिल और उसके दोस्तों ने जब देखा कि अंश हिल भी नहीं रहा है, तो उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए बोला, इस लड़के को क्या लगता है, क्या इसका ये कपड़ा इसे बचा पाएगा? क्या बेवकूफी है। अखिल और उसके बाकी दोस्त भी हंसने लगे। तभी हमला अंश से टकराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई धमाका भी नहीं हुआ और वो शक्ति अंश के कवच में समा गई, जिससे कपड़े से तेज रोशनी निकलने लगी। कुछ पल बाद वो रोशनी गायब हुई, लेकिन फिर से कवच चमकने लगा। अचानक उस कवच से वही शक्ति निकली जिससे अखिल के दोस्त ने हमला किया था। अपने ही हमले को अपनी तरफ आते देख वो लड़का डर गया। तभी अखिल ने अपने शरीर से शक्ति निकालकर हमला किया, जिससे दोनों शक्तियां टकराकर नष्ट हो गईं। ये देखकर अंश मुस्कुराया और बोला, मुझ पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो वो हमला वापस तुम पर ही होगा, फिर तुम अपने ही हमले से लड़ते रहोगे। इसीलिए अब हमारा रास्ता छोड़ो। अंश की बात सुनकर अखिल को बहुत गुस्सा आया। उसने एक तकनीक मुद्रा बनानी शुरू कर दी, जिससे उसके शरीर की शक्ति एक बड़े मुक्के में बदल गई। उस मुक्के को तैयार होते देख मानव बोला, अंश ये तो तकनीक का हमला है, क्या तुम्हारा कवच इसे झेल पाएगा? तुम उसकी चिंता मत करो, अब देखते जाओ क्या होता है। इतना बोलकर अंश ने आंखें बंद कर ली। अंश का कवच और भी शक्तिशाली हो गया। असल में यह शक्ति केवल कवच की नहीं, बल्कि अंश के शरीर की अपनी शक्ति थी। अंश का शरीर कठोरतम अवस्था में पहुंच गया था। जैसे ही वो शक्तिशाली मुक्का अंश से टकराया, उसका शरीर कांप गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। जब कवच ने मुक्के की शक्ति को सोख लिया तो उसके बाद उसमें से एक शक्ति निकली, लेकिन वो मुक्के के रूप में नहीं थी। वो शक्ति की एक बाढ़ जैसी थी। वो बाढ़ तेजी से अखिल और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ी। उसे देखकर वे घबरा गए और अपनी शक्ति से रोकने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उनकी शक्तियां टकराईं, एक जोरदार धमाका हुआ। उसके प्रभाव से अखिल और उसके दोस्त पीछे उड़ने लगे और सीढ़ियों की शक्ति ने उन्हें एक झटके में नीचे फेंक दिया। वे सब चीखते हुए नीचे गिर गए। उस शक्ति की बाढ़ की वजह से मानव और शोभित भी गिरने वाले थे, लेकिन अंश ने उन्हें संभाल लिया। इसके बाद अंश ने अपने कवच को वापस शरीर में समेट लिया और आगे बढ़ने लगा। मानव बोला, अंश ये कवच तुम्हें कहां से मिला? क्या ये किसी तकनीक के कारण है? अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? हाँ अंश, क्या तुम ये मुझे भी दे सकते हो? शोभित ने कहा, असल में ये किसी युद्ध तकनीक की शक्ति नहीं है, ये साधना तकनीक की शक्ति है जो मुझे मेरी मां की रक्त रेखा से मिली है। ये काफी शक्तिशाली है और जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी इसकी शक्ति भी बढ़ती जाएगी, अंश ने कहा। यह सुनकर मानव और शोभित उदास हो गए। उन्हें देखकर अंश बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। एक बार मेरी स्पिरिचुअल पावर जागृत हो जाए, उसके बाद मैं ऐसे ही 2 कवचों का निर्माण करूंगा और तुम दोनों को दे दूंगा। तो क्या तुम एक रसायनविद बनना चाहते हो? लेकिन यह आसान नहीं है, मानव ने कहा। जानता हूं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। मैं रसायनविद के साथ साथ एक हीलर भी बनना चाहता हूं, अंश ने आगे बढ़ते हुए कहा। अंश जब आगे बढ़ रहा था, उसे पीछे से कई चीखें सुनाई दे रही थीं। उन्हें सुनकर शोभित ने कहा, अंश अगर तुम नहीं होते तो हम कब के परीक्षा से बाहर हो जाते। हमें संभालने के लिए धन्यवाद। अभी धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, अभी तो आधा सफर बाकी है। इतना बोलकर अंश ने 60वीं सीढ़ी पर पैर रखा। एक धमाका हुआ और सीढ़ी की शक्ति ने उन्हें बाहर फेंकने की कोशिश की। अंश के आगे चलने वाले ज्यादातर प्रतिभागी यहीं से पीछे लौट गए थे। शोभित ने हिम्मत हारते हुए कहा, अंश अब क्या करें, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम एक काम करो, हमें छोड़ दो और तुम अकेले आगे बढ़ जाओ। क्या अंश मानव और शोभित को छोड़ देगा? जानने के लिए सुने सुप्रीम अंश, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश मानव और शोभित के साथ 60वीं सीढ़ी पर था, जहां पर शक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा था। इस कारण अंश के भी पैर उखड़ने लगे थे। ये देखकर शोभित और मानव ने अंश को सुझाव दिया कि वो उन्हें छोड़ दे। दोनों के सुझाव को सुनकर अंश बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को लेकर ऊपर तक पहुंचूंगा। इतना बोलकर अंश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिसके बाद उसने धैर्य साधना तकनीक की शक्ति को शोभित और मानव के शरीर में भेजना शुरू कर दिया। इससे वे दोनों स्थिर हो गए, लेकिन अंश के पैर उखड़ गए। ये देखकर अंश ने अपने शरीर में हत्या की भावना साधना तकनीक को दौड़ाना शुरू कर दिया, जिससे वो फिर से स्थिर हो गया। जब अंश ने खुद को स्थिर कर लिया, तब वो मानव और शोभित के साथ आगे बढ़ गया। जैसे जैसे तीनों के पैर अगली सीढ़ी पर पड़ रहे थे, वैसी आवाज आती थी जैसे सीढ़ी पर किसी बड़े हाथी ने पैर रख दिए हों। अंश मानव और शोभित आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक योद्धा तेजी में मानव और शोभित के बीच से निकलकर अंश से टकराने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मानव और शोभित ने अपने पैरों से हमला कर दिया, जिससे अंश से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा लड़का तेजी में नीचे जाने लगा। वो लड़का एक झटके में 20 सीढ़ियां नीचे चला गया, लेकिन अंश मानव और शोभित के पैर नहीं रुके। अंश आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसके आगे एक लड़की आ गई, जो उससे आगे आगे चल रही थी। उस लड़की के शरीर से इत्र की खुशबू निकल रही थी, जो मंत्र मुग्ध करने वाली थी। उसके बाल घुघराले थे और उसने बैंगनी कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की बगैर किसी कड़े या किसी और डिवाइस के ऊपर बढ़ रही थी, जिसे देखकर अंश बोला, ये लड़की तो कमाल है, आखिर इसका राज क्या है। वो लड़की आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी।
वो लड़की अंश पर ही गिरने वाली थी कि तभी अंश ने अपना पैर उठाकर आगे कर दिया, जिससे टकराकर लड़की रुक गई। इस वक्त अंश खुद के अलावा 3 प्रतिभागियों को संभाल रहा था। जब लड़की ने देखा कि वो किसी चीज के कारण गिरने से बच गई है तो वो एक झटके में सीधी हो गई। उसके बाद अंश ने अपने पैर सीधे कर लिए। तभी लड़की पीछे मुड़ी और लड़की तथा अंश की आंखें एक दूसरे से मिल गईं। उस लड़की की आंखें नीली थीं, जो उसे खूबसूरत बना रही थीं। कुछ सेकंड तक अंश को देखने के बाद लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अंश बोला, क्या परीक्षा में आगे नहीं बढ़ना है या यहीं रुकना है तुम्हें? अंश की बात सुनकर लड़की पूरी तरह से होश में आई और फिर वो आगे बढ़ गई। उसके बाद अंश, मानव और शोभित भी आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए नीली आंखों वाली लड़की बोली, धन्यवाद मदद करने के लिए। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी मदद की है। अगर तुम गिरती तो मुझ पर गिरती, जिससे मैं भी गिर सकता था। इससे मेरे साथ मेरे दोस्त भी परीक्षा से बाहर हो जाते। लेकिन तुम धन्यवाद की जगह माफी मांग सकती हो। अंश ने कहा, माफी? क्या बकवास है, धन्यवाद बोल दिया, यही बड़ी बात है। मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी है, इसलिए तुमसे भी माफी नहीं मांगूंगी, याद रखना। लेकिन मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम मुझसे माफी मांग सकते हो, नीली आंखों वाली लड़की बोली। नीली आंखों वाली लड़की की बात सुनकर अंश मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए बोला, मैं भी किसी से माफी नहीं मांगता हूं। चलो आज मैं धन्यवाद से ही काम चला लेता हूं। भविष्य में तुमसे माफी, जो ये शब्द है उसे भी बुलवा लूंगा। सपने में इतना बोलकर नीली आंखों वाली लड़की आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ कुछ मास्टर एक कमरे में बैठे एक बड़े पर्दे पर परीक्षा को देख रहे थे। अंश को देखते हुए एक मास्टर, जिनका नाम भागीरथ था, बोले, ये लड़का तो बहुत कमाल है, अपने साथ साथ 2 प्रतिभागियों को साथ लेकर चल रहा है। अगर ये अकेले बढ़ता तो अब तक परीक्षा को पास कर लेता। ये लड़का अब बेवकूफी कर रहा है। अगर ये अकेले आगे बढ़ता तो परीक्षा में सफल हो जाता, लेकिन अभी 50% संभावना है कि ये लड़का असफल हो जाएगा, एक दूसरे मास्टर ने कहा। इसी तरह से सभी मास्टर अपने अलग अलग विचार अंश के लिए रख रहे थे, लेकिन अंश ने सभी को आश्चर्यचकित जरूर कर दिया था। अंश तेजी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। ये देखकर मानव हांफते हुए बोला, अंश ये सीढ़ियां कब खत्म होंगी? क्या इनका कोई अंत नहीं है? मानव की बात सुनकर अंश ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोल दी, जिससे उसकी आंखों से सुनहरी शक्ति निकलने लगी। इस कारण अंश को दूर तक दिखाई देने लगा। कुछ ही समय में अंश की नजर पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई, जहां बहुत सारे विद्यार्थी खड़े थे, लेकिन वे सब परीक्षा देने वाले नहीं थे, वे एकेडमी के पुराने विद्यार्थी थे। अंश ने सभी को ध्यान से देखा तो उसमें उसे मानवी भी दिखाई दी, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जिस पर एक बैच लगा हुआ था। उस बैच पर नंबर 2 लिखा हुआ था। वहीं कुछ विद्यार्थियों के बैच पर नंबर 3 और 4 लिखे हुए थे। कुछ समय सबको देखने के बाद अंश, मानव और शोभित से बोला, 100 सीढ़ियां और हैं और हमसे आगे 50 प्रतिभागी हैं, हमें तेजी में निकलना होगा। अंश की बात सुनकर मानव और शोभित एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं बोले और आगे बढ़ते रहे। परीक्षा शुरू हुए 1 दिन बीत गया था। अगर ये कोई सामान्य सीढ़ियां होती तो कोई भी सामान्य व्यक्ति कुछ ही समय में पहाड़ी पर चढ़ जाता, लेकिन यहाँ की सीढ़ियों से शक्ति निकल रही थी, जो किसी को भी आराम से चलने नहीं दे रही थी। अंश को एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक पहुंचने में 10 मिनट से ऊपर लग जाते थे। कभी कभी तो इन्हें रुककर आराम भी करना पड़ता था। कुछ घंटों बाद अंश जहां था वहां से पहाड़ी पर मौजूद विद्यार्थी दिखाई दे रहे थे। अंश इस वक्त जहां था वहां से 10 सीढ़ियां और बाकी थीं। कुछ प्रतिभागी पहाड़ी पर पहुंच गए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए सभी पहाड़ी पर ऐसे ही लेटे हुए थे। इस वक्त अंश, मानव और शोभित की भी हालत खराब थी। तीनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, लेकिन अंश ने मानव और शोभित के हाथ नहीं छोड़े और आगे बढ़ता रहा। अब ऊपर खड़े सभी विद्यार्थी अंश, मानव और शोभित को देख रहे थे। मानवी ने जब देखा कि अंश मानव के साथ एक और लड़के को अपनी शक्ति से खींचते हुए ऊपर ला रहा है, तो वो मन में बोली, ये लड़का तो कमाल है, ये अपने साथ मानव और इस दूसरे लड़के को लेकर आ रहा है। क्या ये इसका नया दोस्त है? सभी लड़के और लड़कियां अंश को देख रहे थे। वैसे कई और प्रतिभागी परीक्षा पार कर चुके थे, लेकिन अंश जो कर रहा था उसने सबको शॉक कर दिया था। सभी अंश के बारे में ही बात कर रहे थे। सभी की बातों के बीच अंश और आगे बढ़ गया। अब अंश को परीक्षा पार करने में केवल एक सीढ़ी बाकी थी, लेकिन अब अंश के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वही हालत मानव और शोभित की थी। जब मानवी ने देखा कि अंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो एक कदम आगे बढ़कर बोली, अंश तुम हार नहीं मान सकते। ये मत भूलो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम जैसा कोई नहीं है। अगर तुमने ये सीढ़ी पार नहीं की तो अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाओगे। मानवी को अंश को उसके नाम से बुलाते देखकर सभी लड़के और लड़कियां उन दोनों को देखने लगे। वहीं अंश ने जब मानवी की बात सुनी तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बची खुची शक्ति को इकट्ठा किया। फिर एक झटके में अपनी आंखें खोली और तेज स्वर में चिल्लाया। फिर पूरी ताकत से मानव और शोभित को पहाड़ी पर फेंक दिया। अंश ने जैसे ही उन्हें फेंका, वे उड़ते हुए तेजी में जाकर पहाड़ी से टकरा गए, जिससे दोनों की चीख निकल गई। मानव को पहाड़ी के कठोर पत्थर से टकराते देखकर मानवी तेजी में मानव के पास गई और उसे उठाते हुए बोली, मानव तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। क्या अंश ठीक है? मानव ने बोला। मानव की बात सुनकर मानवी अंश की तरफ देखने लगी। वहीं अंश ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसकी धैर्य साधना तकनीक की बची कुची शक्ति और हत्या की भावना की शक्ति आपस में मिलकर एक नई शक्ति में बदलकर अंश को शक्तिशाली बनाने लगी। लेकिन अंश अब भी बहुत ज्यादा कमजोर था। फिर भी उसने किसी तरह अपने पैर उठाए और अंतिम सीढ़ी पर रख दिए। जैसे ही अंश ने अपने पैर अंतिम सीढ़ी पर रखे, वैसे ही धमाका हुआ। सीढ़ी की भयानक शक्ति अंश को नीचे फेंकने की कोशिश करती रही, लेकिन अंश ने हार नहीं मानी और अपना दूसरा पैर भी रख दिया। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद अंश तुरंत वहीं गिर गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका हाथ उसके बगल के एक प्रतिभागी के पेट पर चला गया। तभी उस प्रतिभागी ने अपनी आंखें खोल दी। वो नीली आंखों वाली लड़की थी। जब उसने अपने बगल में अंश को देखा तो अपने ऊपर से अंश के हाथ को हटाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें तमीज नहीं है?
नीली आंखों वाली लड़की को अंश ने उसकी आवाज से पहचान लिया। उसके बाद अंश ने कहा, नीली आंखों वाली, कैसी हो? ज्यादा थक तो नहीं गई? तुमने मुझ पर जानबूझकर हाथ रखा है। क्या तुम तमीज भूल गए हो या सीखी ही नहीं है? नीली आंखों वाली लड़की बोली, अरे मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसलिए मेरा शरीर काबू में नहीं है, इसलिए ये सब हो गया। लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम माफी मांगती हो तो मैं भी मांग लूंगा। अंश ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला। इससे पहले कि नीली आंखों वाली लड़की कुछ बोलती, मानवी अंश के पास आई और उसके बगल में बैठते हुए बोली, अंश क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूं। इतना बोलकर अंश ने अपने पास से एक गोली निकाली जो पावर बूस्टर गोली थी। जैसे ही अंश ने गोली खाई वैसे ही उसकी शक्ति लौटने लगी। कुछ ही समय में अंश पहले जैसा हो गया। फिर वो मानवी को देखते हुए बोला, धन्यवाद मानवी, मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम हार मान लेते तो मेरा भाई भी हार जाता, इसलिए मैंने तुम्हारा मनोबल बढ़ाया। मानवी बगैर किसी भाव के बोली। मानवी के चेहरे पर कोई भाव न देखकर अंश बोला, चलो अच्छा है, अब जाओ और अपने भाई का ख्याल रखो। वैसे शोभित कैसा है? वो ठीक है? वो तुम्हारा दूसरा दोस्त? वो भी ठीक है, उसने भी गोली खा ली है। मानवी शोभित की तरफ देखते हुए बोली, जो अभी बैठा हुआ था। शोभित और मानव के बारे में जानने के बाद अंश उठा, फिर नीली आंखों वाली लड़की को देखा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे अंश? नीली आंखों वाली लड़की बोली। नीली आंखों वाली लड़की की बात सुनकर अंश मुस्कुराया और मानवी के साथ शोभित और मानव के पास पहुंच गया। अंश के जाने के बाद नीली आंखों वाली लड़की भी उठ गई और अंश की तरफ देखते हुए बोली, ये लड़का कमाल है। कुछ समय बाद परीक्षा समाप्त हो गई, जिसके बाद एक मास्टर वहां आए और बोले, परीक्षा समाप्त हुई। जो परीक्षा में सफल हुए हैं वे सब आज और अभी से हिमालय साधना एकेडमी के विद्यार्थी हैं। अब सभी मेरे साथ चलो एकेडमी के हॉल में, जहां तुम सबको तुम्हारे बैच मिलेंगे। क्या जयंत एकेडमी में अंश के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? जानने के लिए सुने। सुप्रीम अंश, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश ने परीक्षा पास कर ली थी, जिसके बाद अंश और बाकी सब एकेडमी के हॉल में पहुंच गए। इस वक्त हॉल में एकेडमी के हेडमास्टर, जिनका नाम अखिलेंद्र था, उनके आसपास कई और मास्टर बैठे हुए थे। सभी विद्यार्थियों के आने के बाद हेडमास्टर के साथ साथ सभी मास्टर नए विद्यार्थियों को देखने लगे। कुछ समय सबको देखने के बाद हेडमास्टर ने अपनी बाईं तरफ बैठी मास्टर, जो एक महिला थी, उनकी तरफ इशारा किया। उनका नाम मास्टर तेजस्वनी था। मास्टर तेजस्वनी दिखने में काफी खूबसूरत थी और अपनी उम्र से 10 वर्ष कम लग रही थी। हेडमास्टर का इशारा मिलने के बाद वे अपनी जगह से उठी और सभी विद्यार्थियों को देखते हुए बोली, मैं पहले साल की प्रमुख मास्टर तेजस्वनी हूं। मुझे विश्वास है कि तुम सब बहुत मेहनत करके इस एकेडमी के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करोगे कि नहीं? मास्टर तेजस्वनी की बात सुनकर सभी नए विद्यार्थियों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, जी मास्टर, हम मेहनत करेंगे। इन सबसे दूर अंश अपने सिस्टम की आवाज सुन रहा था, जिसमें उसे कुछ और मॉडल एनर्जी पॉइंट्स मिल गए थे। जब सिस्टम की आवाज आनी बंद हुई तभी उसे मास्टर तेजस्वनी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, अब तुम सब बैच हासिल करोगे जो तुम सबकी पहचान प्रदर्शित करेगा। इतना बोलकर मास्टर तेजस्वनी ने अपने पीछे खड़े आदमी, जो एकेडमी का एक चपरासी था, उसे कुछ इशारा किया। मास्टर तेजस्वनी का इशारा समझते हुए चपरासी ने अपने हाथ को आगे किया। तभी उसके हाथ में एक थाली आ गई जिसमें बहुत सारे बैच थे। ये वैसे ही बैच थे जैसे मानवी ने पहने हुए थे। चपरासी ने एक दूसरे चपरासी की मदद से तेजी में सभी को बैच पहना दिया। इसके बाद फिर से चपरासी ने अपने हाथ में एक थाली प्रकट की जिसमें सफेद रंग के बहुत सारे कार्ड थे। उन कार्ड्स को सबको देते हुए चपरासी ने कहा, ये हॉस्टल कार्ड है जिसमें तुम सभी के कमरा नंबर लिखे हुए हैं। इसे दिखाकर आप सब अपने अपने कमरे हासिल कर सकते हैं। जब अंश को अपना कार्ड मिला तो उसने जांच की तो उसे पता चला कि उसका कमरा नंबर 501 है। तभी मानव और शोभित ने एक साथ पूछा, अंश तुम्हारा कमरा नंबर कितना है? 501। और तुम दोनों का? अंश ने कहा। ये सुनकर उन दोनों की खुशी गायब हो गई। मानव उदास होते हुए बोला, मेरा 510 है। तुम हमसे अलग हो गए हो, मेरा भी 510 है। शोभित ने कहा। यह सुनकर अंश मुस्कुराते हुए बोला, अलग मैं हुआ हूं, तुम दोनों तो साथ में ही हो। सब कुछ समय तक हॉल में रहे, जिसके बाद वहां से निकलकर एक बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। उस बिल्डिंग में 10 मंजिलें थीं। ये एकेडमी का हॉस्टल था। हिमालय साधना एकेडमी के हॉस्टल में लड़के और लड़कियां एक साथ रहते थे, लेकिन सिर्फ उनके कमरे अलग होते थे। कुछ समय बाद अंश अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अंश अपने कमरे को कार्ड की मदद से खोलने ही वाला था कि तभी उसके बगल वाले कमरे के सामने एक लड़की आ गई। उस लड़की को देखते हुए अंश बोला, नीली आंखों वाली लड़की, हम तो अब पड़ोसी हो गए, अब तो अपना नाम बता दो। अंश की बात सुनकर नीली आंखों वाली लड़की ने अंश को देखा, फिर बोली, मेरा नाम नेत्रा है। इतना बोलकर वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, जिसके बाद अंश भी अपने कमरे में चला गया। जब अंश कमरे में गया तो उसने देखा कि वहां 2 बेड, टेबल और कुर्सी थे। अंश कमरे को देख ही रहा था कि तभी एक और लड़का कमरे में आ गया। अंश को देखते हुए उस लड़के ने कहा, मेरा नाम यश है। और तुम? अंश ने एक शब्द में जवाब दे दिया। तभी यश खुशी से बोला, क्या बात है, लगता है भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है। यश और अंश। इतना बोलकर यश अंश के गले लग जाता है। ये देखकर अंश बोला, यश तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा गला दब जाएगा। अंश की बात सुनकर यश उससे अलग हुआ और माफी मांगते हुए बोला, माफ करना दोस्त, मैं ऐसा ही हूं, किसी के भी गले लग जाता हूं। मुझे हमेशा खुश रहना पसंद है। अच्छा बताओ तुम कौन सा बेड लोगे? तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंश ने कहा, ठीक है। इतना बोलकर यश एक बेड पर बैठ गया। तभी किसी ने दरवाजे पर लात मारी, जिससे दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। इसके बाद 2 लड़के तेजी में कमरे में आ गए। उनके कपड़ों पर जो बैच थे उन पर नंबर 2 लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि वे दूसरे साल के विद्यार्थी थे। अंश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उनमें से एक लड़का बोला, तुम दोनों चलो, लीडर राजीव ने सभी को बुलाया है।
जल्दी चलो, अगर समय व्यर्थ किया तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़के की बात सुनकर अंश और यश ने एक दूसरे को देखा। फिर अंश बोला, ये लीडर राजीव कौन है जिसके बुलाने पर तुम सब इस तरह हमारे कमरे में घुस गए? इसका पता चल जाएगा, तुम हमारे साथ चलो। दूसरे लड़के ने कहा। यह सुनकर अंश ने यश को देखा और बोला, चलो यश, देखते हैं आखिर ये कौन है जो खुद को लीडर बोल रहा है। अंश की बात सुनकर यश ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर वे उन लड़कों के साथ बाहर निकल गए। जब अंश बाहर निकला तो उसने देखा कि शोभित और मानव भी कमरे से बाहर निकल रहे थे, लेकिन उनके साथ कोई और 2 लड़के खड़े थे। उनके अलावा नेत्रा और उसकी रूममेट भी बाहर निकली। ये सब देखकर अंश बोला, क्या तुम सब भी किसी से मिलने जा रहे हो? हाँ, ये सब बोल रहे हैं कि किसी मेहर से मिलना है, नेत्रा बोली। नेत्रा की बात खत्म होते ही मानव बोला, हमें किसी आकेश से मिलना है, चलो देखते हैं कौन है ये सब। इतना बोलकर अंश आगे बढ़ गया। कुछ ही समय में वे हॉस्टल के पीछे एक मैदान में पहुंच गए। वहां पहुंचने के लिए सभी ने पिछले रास्ते का इस्तेमाल किया था। जब अंश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे विद्यार्थी थे। नए विद्यार्थी अलग अलग समूहों में खड़े थे। वहां 5 समूह थे। उन सभी समूहों के सामने कुछ योद्धा कुर्सी पर बैठे थे। वे सभी 5th लेवल पावर वॉल के योद्धा थे और उनके पीछे कुछ योद्धा खड़े थे जिनके बैच पर नंबर 2 और 3 लिखे हुए थे। अंश को जिस समूह के सामने खड़ा किया गया वहां 3 लड़के कुर्सियों पर बैठे थे जिनके बैच पर नंबर 3 लिखा हुआ था। कुछ समय तक सबको देखने के बाद अंश के सामने बैठे लड़कों में से बीच वाला लड़का उठा और बोला, आज से तुम सब बाघ समूह के सदस्य हो और मैं बाघ समूह का लीडर, इसलिए मेरे सामने झुको और वफादारी की कसम खाओ। राजीव की बात खत्म होते ही सभी के शरीर से शक्ति निकलने लगी। हिमालय साधना एकेडमी में विद्यार्थियों ने कई समूह बना रखे थे जिनके नाम थे बाघ समूह, अंबर समूह, गरुड़ समूह और चीता समूह। अंबर समूह के लीडर का नाम मेहर था, गरुड़ समूह के लीडर का नाम पवन था और चीता समूह के लीडर का नाम आकेश था। सभी समूहों ने पहले साल के विद्यार्थियों को झुकने के लिए बोला, क्योंकि ऐसा एकेडमी का नियम था। जब राजीव ने देखा कि कोई नहीं झुक रहा है तब उसने अपने शरीर से शक्ति निकालना शुरू कर दिया। उसके साथ ही उसके समूह के बाकी सदस्यों ने भी शक्ति निकाली। सभी की शक्ति को महसूस कर नए विद्यार्थी डर गए और झुकने लगे। जब अंश ने देखा कि यश झुक रहा है तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? अंश की आवाज बाघ समूह के सभी योद्धाओं ने सुनी, जिस कारण सभी उसे देखने लगे। दूसरी तरफ जब मानव और शोभित ने देखा कि अंश नहीं झुक रहा है तो वे दोनों भी नहीं झुके। ये देखकर नेत्रा जो अंबर समूह में खड़ी थी बोली, ये लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है। अंबर समूह में मौजूद मानवी ने जब अंश को देखा तो वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, ये लड़का बहुत ज्यादा घमंडी होता जा रहा है। इसके साथ साथ मानव और ये दूसरा लड़का भी उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। अंश की हरकत देखकर मानवी परेशान थी, लेकिन राजीव और उसका समूह गुस्से में था। अंश ने इस पर ध्यान नहीं दिया और यश का हाथ पकड़कर मानव और शोभित से बोला, चलो मानव और शोभित। अंश की बात सुनकर वे दोनों तेजी से उसके पास आ गए। तभी उनके सामने चीता समूह और बाघ समूह के एक एक योद्धा आ गए। उनमें से एक जयंत था। जयंत को देखकर अंश बोला, रास्ते से हट जाओ, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो अंश, जल्दी से झुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जयंत ने कहा, मेरे सिर को झुकाना इतना आसान नहीं है जयंत। अंश ने मुस्कुराते हुए बोला। अंश को बेखौफ देखकर जयंत का गुस्सा भड़क गया और उसने अपनी शक्ति निकालना शुरू कर दिया। ये देखकर अंश मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब कुछ मिनट के लिए पीछे खड़े हो जाओ। यश, मानव और शोभित पीछे हट गए। इसके बाद अंश ने अपनी तलवार निकाल ली, जिसमें उसने अपने स्लेयर सोर्ड की शक्ति को समाहित कर दिया। अंश को लड़ने के लिए तैयार देखकर जयंत ने हमला कर दिया। जैसे ही जयंत ने हमला किया, उसकी तलवार से सफेद शक्ति की किरण निकली और तेजी से अंश की तरफ आने लगी। अंश ने कोई जवाबी हमला नहीं किया और बस उस किरण को अपनी तरफ आते देखता रहा। जब सबने देखा कि अंश कोई विरोध नहीं कर रहा है तो चीता समूह का एक योद्धा हंसते हुए बोला, लगता है ये जयंत के हमले को देखकर डर से जम गया है। अंबर समूह की एक लड़की जो मानवी के बगल में खड़ी थी बोली, मानवी, तुम तो इस लड़के को जानती हो, इससे समझाती क्यों नहीं हो? अगर जयंत का हमला इससे टकरा गया तो ये बुरी तरह घायल हो जाएगा। इस अंश को समझना बहुत मुश्किल है, बस देखती जाओ क्या होता है, मानवी ने कहा। एक तरफ सबके मन में अंश के लिए अलग अलग विचार आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जयंत का हमला अंश के करीब पहुंचकर टकराने ही वाला था। तभी अंश ने तलवार बीच में अड़ा दी, जिससे शक्ति की किरण टकराकर नष्ट हो गई। अंश बोला, जयंत, तुम्हारा हमला तो बहुत कमजोर है, मुझे लगा था कुछ बेहतर करोगे, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर निकले। अंश की बात सुनकर जयंत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक जूनियर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था। उसने अपनी तलवार वापस रख ली और हाथों से मुद्रा बनाने लगा। उसके शरीर की शक्ति एक विशाल तलवार में बदलने लगी, जिस पर कई निशान थे और उससे ठंडी शक्ति निकल रही थी। जयंत के हमले को तैयार होते देख अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका शरीर भूरे रंग की शक्तियों से ढक गया। क्या अंश जयंत को हरा पाएगा? क्या उसका यह फैसला उसके दोस्तों के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा? जानने के लिए सुने सुप्रीम अंश, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जयंत अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे देखकर अंश का शरीर भूरे रंग की शक्ति से ढक गया। जब भूरे रंग की शक्ति गायब हुई तब अंश के शरीर पर उसका भूरे रंग वाला शक्तिशाली कपड़ा आ चुका था। अंश जब भी इस कपड़े को प्रकट करता था तब वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगता था और उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती थी। मानवी के आसपास खड़ी लड़कियों में से एक लड़की बोली, मानवी, ये लड़का कितना खूबसूरत और शक्तिशाली है, इसका नाम क्या है? इसका नाम अंश है, ये बहुत अजीब है। दया, क्या तुम्हें इसकी साधना तकनीक महसूस हो रही है? मानवी ने कहा, जिसे सुनकर मानवी के साथ वाली लड़की बोली, नहीं, हमें महसूस नहीं हो रहा है। मानवी और मानव के पास जो साधना तकनीक थी वो रक्षा साधना तकनीक थी। उसी तरह से बाकी योद्धाओं के पास भी अलग अलग साधना तकनीक थी। जैसे जयंत के पास चंद्र साधना तकनीक थी,
सभी की साधना तकनीक की शक्ति को सब महसूस कर पा रहे थे, लेकिन अंश की साधना तकनीक कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा था, जिसका कारण किसी को नहीं मालूम था। अंश अपने भूरे कपड़े को प्रकट करने के बाद अपनी तलवार में स्लेयर सोर्ड की शक्ति को समाहित कर दिया। अंश के पास अभी कोई ऐसी युद्ध तकनीक नहीं थी जिसका प्रयोग करके वो लड़ सकता था। अंश के पास जो युद्ध तकनीक है उसका प्रयोग अभी करने से अंश की ज्यादातर शक्ति खत्म हो जाती। दूसरी तरफ जयंत का हमला तैयार हो गया था। जैसे ही जयंत का हमला तैयार हुआ वैसे ही जयंत ने अपना हमला कर दिया। उसके हमला करते ही तलवार तेजी में अंश की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर अंश ने अपनी तलवार से हमला कर दिया। अंश के हमला करते ही तलवार की धार जैसी तलवार किरण निकली जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। अंश के हमले को देखकर जयंत बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा यह सामान्य हमला मेरे शक्तिशाली तकनीक के हमले को रोक पाएगा? जयंत की बात सुनकर अंश मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। वहीं दूसरी तरफ सभी विद्यार्थियों को भी यही लग रहा था कि जयंत का हमला अंश के हमले से ज्यादा शक्तिशाली है। इन विद्यार्थियों में मानव, शोभित और यश को भी यही लग रहा था, लेकिन मानव और शोभित को विश्वास था कि इस हमले से अंश को कुछ नहीं होगा। उन दोनों ने अंश के कपड़े की शक्ति को पहले ही देख रखा था। सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अंश और जयंत का हमला टकरा गया। जैसे ही दोनों शक्तियां आपस में टकराईं, उससे भयानक शक्ति बाढ़ चारों तरफ फैल गई। उस शक्ति बाढ़ की वजह से कई विद्यार्थी पीछे हट गए और खून की उल्टी करने लगे। उन सबको अपना बचाव करने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन अंश ने अपने तीनों दोस्तों को बचा लिया था। जब शक्ति बाढ़ अंश और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ रही थी तब अंश ने तेजी में अपने दोस्तों को अपने पीछे कर लिया था, जिससे मानव, शोभित और यश सुरक्षित हो गए थे। दूसरी तरफ जब सबने देखा कि अंश ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए शक्ति बाढ़ के हमले को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य सबको इस बात से हुआ कि उस शक्ति की बाढ़ से अंश को कुछ नहीं हुआ। इस बार अंश के कपड़े ने वापस हमला नहीं किया बल्कि संपूर्ण शक्ति को सोख लिया था। अंश की शक्ति ने सबको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया था। वहीं जयंत ने जब देखा कि अंश को कुछ नहीं हुआ तो उसने अपने मुंह पर लगे खून को साफ किया और फिर अंश से बोला, अंश, तुम्हें मैंने कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे। जयंत ने इतना कहा ही था कि तभी अंश के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सिस्टम ने कहा, अंश, एक मिशन है। आपको जयंत को हराकर एक समूह का निर्माण करना होगा और उसका नाम रखना होगा। जब आप मिशन पूरा कर लेंगे तो आपको 2000 मॉर्टल एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके बाद समूह में हर एक सदस्य के जुड़ने पर आपको 500 मॉर्टल एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम की बात सुनकर अंश खुश हो गया, जिसके बाद अंश ने जयंत से कहा, जयंत, तुम हमला करो, मेरी चिंता मत करो, वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अंश के बेफिक्र अंदाज को देखकर जयंत का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, जिसके बाद उसके शरीर में साधना तकनीक की शक्ति तेजी में दौड़ने लगी। ये देखकर अंश बोला, मुझे भी अपनी साधना तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। इतना बोलकर अंश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अंश के शरीर में धैर्य साधना तकनीक की शक्ति दौड़ने लगी। जैसे ही धैर्य साधना तकनीक अंश के शरीर में दौड़ी वैसे ही अंश की शक्ति बढ़ने लगी, जिसके साथ ही सभी को अंश की साधना तकनीक की शक्ति महसूस होने लगी। अंश की साधना तकनीक की शक्ति को महसूस कर अंबर समूह की लीडर मेहर अपने मन में बोली, इसके पास धैर्य साधना तकनीक है, लेकिन अब तक हमें इसकी शक्ति महसूस क्यों नहीं हो रही थी? ये बात सिर्फ मेहर के दिमाग में नहीं चल रही थी। इस वक्त जो भी विद्यार्थी अंश की शक्ति को महसूस कर पा रहे थे उन सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा था। सभी अंश और उसकी बढ़ती शक्ति को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही समय में अंश 5th लेवल पावर वॉल का योद्धा बन गया था, जिसने सबको चौंका दिया था। अंश जयंत की बढ़ती शक्ति को देखकर बोला, तुम्हें लगता है तुम शक्ति बढ़ाने वाले तकनीक की मदद से मुझे हरा पाओगे? ये मत भूलो कि इस तरह की शक्ति योद्धा को फायदा तो पहुंचाती है, लेकिन उसे अंदरूनी रूप से घायल कर देती है। मेरी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तुम हमला करो, अंश ने कहा। अंश की बात सुनकर जयंत गुस्से में आ गया और अपने हाथ में शक्ति इकट्ठा कर ली, फिर तेजी में अंश की तरफ बढ़ गया। ये देखकर अंश की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। अंश ने अपनी तलवार को वापस रख लिया, जिसके बाद उसने अपनी हथेली को मुक्के में बदल लिया, जिससे उसका मुक्का सफेद रंग की शक्ति से ढक गया, जो धैर्य साधना तकनीक की शक्ति थी। जैसे ही अंश का मुक्का शक्ति से ढका वैसे ही अंश भी तेजी में जयंत की तरफ दौड़ गया। सबके देखते ही देखते वे एक दूसरे के करीब पहुंच गए, जिसके बाद दोनों ने एक साथ हमला कर दिया। जैसे ही दोनों के हाथ आपस में टकराए वैसे ही धमाका हुआ, जिसके बाद दोनों के हाथों से शक्ति निकलकर एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करने लगी। तभी मौका देखकर जयंत ने उसी अवस्था में छलांग लगाकर अपने पैरों से अंश के सिर पर हमला कर दिया। जब अंश ने देखा कि जयंत का पैर तेजी में उसके सिर की तरफ बढ़ रहा है तो उसने अपने दूसरे हाथ का प्रयोग किया और जयंत के पैर को पकड़ लिया, जिससे कुछ पल के लिए जयंत हवा में स्थिर हो गया। जयंत और अंश एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस वक्त दोनों की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। कुछ पल तक अंश ने जयंत की आंखों में देखा, फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने एक ही हाथ से जयंत को घुमाकर दूर फेंक दिया। इस दृश्य को देखकर सब शॉक हो गए। अंश के शारीरिक बल ने सबको चौंका दिया था। वहीं दूसरी तरफ जयंत जब जमीन से टकराया तो वो घसीटते हुए करीब 5 मीटर दूर चला गया। जब लीडर राजीव ने जयंत की हालत देखी तो वो अपनी जगह से उठ गया और गुस्से में बोला, अंश, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, अब रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लीडर राजीव की आवाज सुनकर सबने राजीव की तरफ देखा। अंश राजीव की तरफ देखते हुए बोला, लीडर राजीव, मुझ पर हमला तुम्हारे साथी ने किया था, फिर मैं ज्यादा कैसे कर रहा हूं? अगर कोई किसी समूह में शामिल नहीं होना चाहता तो क्या तुम उसे जबरदस्ती समूह में शामिल करोगे? क्या यह जबरदस्ती नहीं है? अंश, ये सब हम तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर अकेले रहोगे तो सभी पुराने विद्यार्थी नए विद्यार्थियों को परेशान करेंगे, इसलिए हम सभी को अलग अलग समूह में शामिल करते हैं। लीडर राजीव ने कहा, अच्छा, तो तुम सब नए विद्यार्थियों का भला चाहते हो?
वैसे तुम सब ये बता सकते हो कि ये पुराने विद्यार्थी कौन है जो नए विद्यार्थियों को परेशान करते हैं? कहीं वो सब तुम लोग ही तो नहीं हो? आखिर तुम सभी पुराने विद्यार्थी हो। अगर तुम सब नए विद्यार्थियों को परेशान करना छोड़ दो तो इन सब की जरूरत ही नहीं होगी, अंश ने कहा। अंश, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। एक बात बता दूं कि तुम्हें किसी न किसी समूह में शामिल होना होगा, लीडर राजीव ने कहा। जिसकी बातों से सहमत होते हुए सभी लीडर अंश को किसी समूह में शामिल होने के लिए बोलने लगे। सभी की बातों को सुनकर अंश ने एक लंबी सांस ली, फिर तेज स्वर में बोला, मैं किसी समूह में शामिल नहीं होऊंगा। बल्कि बोलकर अंश एक पल के लिए चुप हो गया। ये देखकर लीडर मेहर बोली, बल्कि क्या अंश, तुम क्या करना चाहते हो? बल्कि मैं एक नया समूह बनाऊंगा जिसका नाम होगा वीर योद्धा समूह, जिसके नए सदस्य मेरे ये 3 दोस्त होंगे और इस समूह में शामिल होने के लिए किसी को किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अंश ने अपने दोस्तों को देखा, फिर बोला, क्या तुम सबको कोई दिक्कत है हमारे समूह में शामिल होने से? नहीं अंश, हमें तुम्हारे समूह में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है, मानव, शोभित और यश ने एक साथ कहा, जिसके साथ ही सिस्टम की आवाज अंश के दिमाग में गूंज गई। सिस्टम ने कहा, बधाई हो मास्टर अंश, आपने मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए आपको 2000 मॉर्टल एनर्जी पॉइंट्स दिए जाते हैं। साथ में 3 सदस्य होने के कारण 1500 मॉर्टल एनर्जी पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक तरफ अंश अपना समूह बनाकर खुश था, वहीं दूसरी तरफ सब शौक थे। तभी उन्हें अंश की आवाज सुनाई दी। अंश ने कहा, आज से हिमालय साधना एकेडमी में एक और समूह है, वीर योद्धा समूह। जो भी इस समूह में शामिल होना चाहता है कभी भी हम चारों में से किसी के भी पास आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वीर योद्धा समूह में शामिल होने के लिए किसी को सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नियम जरूर है, अगर कोई शामिल होना चाहता है हमारे समूह में तो उसे अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा, बाकी कुछ भी महत्व नहीं रखता है। इतना बोलकर अंश अपने दोस्तों के साथ वहां से तेजी में चला गया। दूसरी तरफ सभी समूहों के योद्धा शौक में थे। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ अभी क्या हुआ है। एकेडमी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी नए विद्यार्थी ने किसी समूह का निर्माण किया हो। सभी समूहों के लीडर गुस्से में थे, लेकिन लीडर राजीव सबसे ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखों में गुस्सा इतना ज्यादा था कि अगर उसका वश चलता तो वो अब भी अंश को मार डालता। वो तो अच्छा था कि एकेडमी में किसी विद्यार्थी को जान से मारने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई किसी को मारना चाहता है तो उसे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी होती थी, जिसके लिए पहले एकेडमी से अनुमति लेनी पड़ती थी। दूसरी तरफ मानवी अपने भाई के लिए चिंतित थी, इसीलिए वो मेहर से बोली, लीडर मेहर, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर मानवी जाने ही वाली थी कि तभी मेहर बोली, मानवी, क्या तुम अपने भाई से मिलने जा रही हो? मेहर की बात सुनकर मानवी ने सहमति में सिर हिला दिया, जिसे देखकर मेहर बोली, मेरी तरफ से क्या तुम अंश को एक संदेश दे सकती हो? आखिर मेहर अंश को क्या संदेश देना चाहती है, जानने के लिए सुने सुप्रीम अंश, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेटिव एम्पर। अंश ने एक नए समूह का निर्माण कर लिया था, जिससे बाकी समूह के लीडर उससे नाराज हो गए थे। ये सब देखकर मानवी अपने भाई के लिए चिंतित हो जाती है। जिसके बाद वो मानव के पास जाने ही वाली थी कि तभी उसके समूह की लीडर बोली, मानवी, तुम मेरा एक संदेश अंश को दे देना। इतना बोलकर मेहर मानवी को कुछ बताती है, जिसके बाद मानवी तेजी में अंश के पीछे चली जाती है। मानवी के जाने के बाद मेहर के बगल में बैठी दूसरी लड़की, जिसका नाम चेतना था, वो बोली, मेहर, क्या अंश मानेगा? और अगर मान भी गया तो क्या एक पहले साल के विद्यार्थी का जाना सही रहेगा? ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चेतना, तुमने देखा नहीं वो अंश कितना शक्तिशाली है? उसने अपनी कम शक्ति से जयंत को हरा दिया है, तो सोचो जब ये अपनी शक्ति का अच्छे से प्रयोग करने लगेगा तो फिर ये कितना खतरनाक हो जाएगा। ऐसे योद्धा से दुश्मनी नहीं दोस्ती की जाती है, इससे दुश्मनी करना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। मेहर बोली, अच्छा, तो तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो ताकि भविष्य में वो हमारी मदद कर सके खतरनाक मिशन में? चेतना बोली। एक तरफ चेतना और मेहर आपस में बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मानवी मानव और अंश के करीब पहुंच गई थी। वो कुछ दूरी से ही मानव का नाम लेते हुए बोली, मानव, रुको। मानवी की आवाज सुनकर अंश, मानव, शोभित और यश अपनी जगह पर ही रुक गए, जिसके बाद चारों एक साथ पीछे मुड़ गए। तभी मानवी भी उनके करीब पहुंच गई। उन चारों के करीब पहुंचते ही मानवी अंश से बोली, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम एकेडमी के पुराने विद्यार्थियों से कैसे दुश्मनी कर सकते हो? तुम सब जानते हो ये कितना खतरनाक होगा। मानवी की बात सुनकर अंश बोला, मानवी, तो क्या डर से हमें उन नमूनों के सामने सिर झुका लेना चाहिए था? वो सब के सब खुद को कहीं के राजा समझ रहे हैं, वैसे भी मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। अंश की बात सुनकर मानवी उसे गुस्से में घूरने लगी, फिर बोली, चलो ये सब छोड़ो, अंबर समूह की लीडर मेहर तुम्हारे साथ मीटिंग करना चाहती है। उन्हें तुमसे किसी मिशन के बारे में बात करनी है। मिशन? और वो क्या है, कुछ बता सकती हो? अंश ने कुछ सोचने के बाद कहा, जिसे सुनकर मानवी बोली, अंबर समूह कुछ दिनों बाद एक मिशन पर जाने वाला है जहां उनका सामना बड़े खतरों से होने वाला है। हमारे रास्ते में तामसिक सप्त प्रजाति के इंसान भी मिलेंगे जो हम पर हमला कर सकते हैं। सप्त प्रजाति में भी तामसिक और सात्विक साधना वाले योद्धा थे। जिस तरह से सात्विक वर्ग के योद्धाओं के पास 7 सात्विक साधना तकनीकों में से एक साधना तकनीक मिलती थी, वैसे ही तामसिक साधना तकनीक वाले योद्धाओं के पास हत्या साधना तकनीक, क्रोध साधना तकनीक, अहंकार साधना तकनीक, निशाचर साधना तकनीक, अत्याचार साधना तकनीक, काम साधना तकनीक और अराजकता साधना तकनीक होती थी। तामसिक वर्ग और सात्विक वर्ग में वर्षों से युद्ध चला आ रहा है। नालंदा टेरिटरी में किसी राज्य या नगर में सात्विक वर्ग का राज्य था तो किसी नगर में तामसिक वर्ग का। वैसे ज्यादातर नगरों में सात्विक साधना तकनीक वाले योद्धाओं का ही राज्य था। तामसिक साधना तकनीक वाले योद्धाओं के नगर ज्यादातर जंगलों के बीच थे, लेकिन बहुत ज्यादा विकसित थे। तामसिक वर्ग के लोगों ने अपने नगर जंगलों और पहाड़ों में इसलिए बसाए थे ताकि वे वहां की खदानों का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ा सके। वे सब बहुत ज्यादा धनवान होते थे।
जब अंश ने मानवी की बात सुनी तो उसने कहा, देखो मानवी, मेरे लिए दोनों प्रजाति में से किसी से बैर नहीं है। अगर दोनों वर्ग में से मुझ पर कोई भी हमला करेगा एकेडमी के बाहर तो वो मरेगा। जो मुझसे दोस्ती करेगा, चाहे वो तामसिक वर्ग ही क्यों ना हो, मैं उससे दोस्ती जरूर करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है, मवराक्ष। अंश की बात सुनकर सभी शॉक हो गए। अंश ने जो बात बोली थी उसके बारे में कोई सात्विक वर्ग का योद्धा सोचता भी नहीं था, लेकिन अंश ने आसानी से बोल दिया था। कुछ समय सोचने के बाद मानवी बोली, अंश, तुम्हें लगता है जब तुम तामसिक वर्ग के सामने आओगे तो वो तुम पर हमला नहीं करेंगे? वो समय बताएगा। जो मुझ पर हमला करेगा वो दुश्मन, लेकिन जो हमला नहीं करेगा उसे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। वैसे अगर हम मवराक्ष से मिले तो मुझे उन्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बोलकर अंश एक पल के लिए शांत रहा, फिर बोला, मानवी, तुम एक काम करो, मेहर से बोल दो मैं मीटिंग के लिए तैयार हूं। तुम मुझे समय और जगह बता देना, फिर वहीं आगे की बात करेंगे। तुम अभी मीटिंग कर सकते हो, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर मानवी ने अंश को चलने का इशारा किया, जिसे देखकर अंश और बाकी तीनों लड़के मानवी के साथ आगे बढ़ गए। कुछ ही समय में अंश मानवी के साथ वहीं पहुंच गया जहां कुछ समय पहले सभी समूह नए विद्यार्थियों को अपने समूह में शामिल कर रहे थे, लेकिन इस वक्त वहां पर अंबर समूह के कुछ योद्धा थे, बाकी सब वापस लौट गए थे। जब मेहर ने मानवी के साथ अंश को देखा तो वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, लीडर अंश, मुझे विश्वास था कि आप जरूर मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे। आइए बैठिए। इतना बोलकर मेहर ने एक कुर्सी अंश की तरफ कर दी। ये देखकर अंश मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया और बोला, धन्यवाद लीडर मेहर। आप बताइए कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? लीडर अंश, हम एक शिकार पर निकलने वाले हैं। हम जिस बीस्ट के शिकार पर निकलने वाले हैं वो एक 6th लेवल का बीस्ट है, जिसका सामना करना किसी 6th लेवल पावर वॉल के हाई ग्रेड योद्धा के लिए भी आसान नहीं है। क्या आप उस बीस्ट के शिकार पर चलेंगे? मेहर मुस्कुराते हुए बोली। उसकी आंखों में एक चमक थी। मेहर की बातों को सुनकर अंश कुछ सोचकर बोला, क्या यह मामला सिर्फ बीस्ट तक ही सीमित है या कुछ और है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। चलिए सच बता ही देती हूँ। असल में वो 6th लेवल का बीस्ट एक पेड़ की रक्षा कर रहा है जिस पर 5 साधना फल लगे हैं। अगर हम उन्हें बेच दें तो बहुत सारे डिजिटल कॉइन्स कमा सकते हैं। एक साधना फल की कीमत कम से कम 20,000 डिजिटल कॉइन्स मिलेगी। तो क्या आप हमारे साथ शिकार पर चलेंगे? मेहर बोली। साधना फल से साधना गोली तैयार होती थी। साधना फल रसायनविद के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी था। वे एक साधना फल से कई गोलियां तैयार करके उनसे बहुत ज्यादा कॉइन कमा लेते थे। साधना फल को हासिल करने के लिए कई योद्धा अपनी जान की बाजी लगा देते थे। कुछ समय सोचने के बाद अंश बोला, क्या उस फल के बारे में किसी और को नहीं मालूम है? ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फल 1 महीने में पक जाएगा। उससे पहले हमें वहां पहुंचना होगा। हमें साधना फल तक पहुंचने में 5 दिन लगेंगे, इसलिए हमें 20 दिन बाद निकलना है। मेहर ने कहा, ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अंश ने कहा, हमें कितने फल मिलेंगे उसी पर निर्भर करता है। अगर हमें एक फल मिला तो हम उसे बेचकर आपस में बांट लेंगे। मेहर ने कहा, ठीक है मैं चलता हूं, जब जाना होगा तो मुझे संदेश भेज दीजिएगा। इतना बोलकर अंश कुर्सी से उठा। फिर वो मानव, शोभित और यश के साथ वहां से चला गया। कुछ ही समय में अंश हॉस्टल पहुंच गया। कमरे में पहुंचने के बाद अंश यश से बोला, तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस कल की तलवारबाजी की कक्षा का इंतजार है। मुझे एक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना है, यश ने कहा। अंश ने सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन सभी पहले वर्ष के विद्यार्थी अपनी पहली कक्षा जो तलवारबाजी की थी उसके लिए पहुंचे। जब अंश कक्षा में पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक बड़ा हॉल था जिसमें सभी शिष्य थे। इस वक्त हॉल में 50 विद्यार्थी थे। सभी तलवारबाजी के मास्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही समय में मास्टर मंच पर पहुंच गए। मास्टर के हॉल में आते ही सभी विद्यार्थी उन्हें देखने लगे। विद्यार्थियों को देखते हुए मास्टर ने कहा, मेरा नाम मास्टर भागीरथ है, मैं एक तलवार मास्टर हूं। आज से मैं तुम सबको तलवारबाजी सिखाऊंगा, लेकिन एक बात बता दूं कि कोई भी अपनी साधना शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। तलवारबाजी की कक्षा में सिर्फ तलवारबाजी कला और शारीरिक बल का ही इस्तेमाल करना है। तो अब सभी अपनी अपनी तलवार निकाल लें। मास्टर भागीरथ की बात सुनकर सबने अपनी तलवारें निकाल ली। मास्टर ने भी अपनी तलवार निकाली और कहा, पहले सब ध्यान से देखो कि मैं अपनी तलवार का प्रयोग किस तरह करता हूं। इतना बोलकर मास्टर भागीरथ ने अपनी तलवारबाजी कला का प्रदर्शन शुरू किया। मास्टर की तलवारबाजी को देखकर अंश मन में बोला, ये तो बहुत अच्छे तलवारबाज हैं। इनकी तलवार बगैर किसी आवाज के आगे बढ़ती है और हवा को काट देती है। इनका शरीर और तलवार एक रूप में काम कर रहे हैं। तलवारबाजी की कक्षा 2 घंटे चली। कक्षा से निकलने के बाद मानव अंश से बोला, अंश, हमें तकनीक भवन में चलना चाहिए और वहां से कोई और तकनीक हासिल करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें कॉइन खर्च करने होंगे। चलो, मुझे भी एक तकनीक चाहिए जो पहले स्तर की हो। चलो चलते हैं। इतना बोलकर अंश अपने दोस्तों के साथ तकनीक भवन की तरफ चला गया। तकनीक भवन में जाने के बाद अंश वहां के मास्टर के पास गया और बोला, मास्टर, हमें एक तकनीक चाहिए। क्या तुम सब पहले वर्ष के विद्यार्थी हो? मास्टर ने कहा, जी मास्टर। अंश ने कहा, ठीक है, पहली मंजिल पर जाओ और अपनी पसंद की तकनीक ले लो, लेकिन ध्यान रहे तकनीक के स्क्रॉल को तुम बाहर नहीं ला सकते, इसलिए तुम्हें तकनीक को वहीं याद करना होगा, लेकिन उससे पहले 10-10 डिजिटल कॉइन्स का भुगतान करना होगा। मास्टर ने कहा। अंश और उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया और कॉइन का भुगतान करने के बाद पहली मंजिल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने बहुत सारे स्क्रॉल रखे हुए देखे। सभी स्क्रॉल पर तकनीक के नाम लिखे हुए थे। कुछ समय बाद अंश को एक तकनीक पसंद आई जिसका नाम था चट्टान भेद तकनीक। इस तकनीक से मेरी तलवार चट्टान को नष्ट करने की शक्ति हासिल कर सकती है। ये बहुत अच्छा है। इतना बोलकर अंश तकनीक को याद करने लगा। वहीं अंश के दोस्त भी अपनी अपनी तकनीक याद कर रहे थे। कुछ समय बाद अंश ने तकनीक याद कर ली और अपने दोस्तों के साथ भवन से निकल गया। कमरे में जाने के बाद अंश अपने युद्ध तकनीक का अभ्यास करने लगा। दूसरी तरफ यश भी अभ्यास कर रहा था। अंश को तकनीक को पूरी तरह समझने में 5 घंटे लग गए। जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी।
सिस्टम ने कहा, मास्टर अंश, आपने चट्टान भेद तकनीक हासिल कर ली है। उपहार स्वरूप आपको 500 मॉर्टल एनर्जी पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्या अंश साधना फल को हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुने। सुप्रीम अंश, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश ने चट्टान भेद तकनीक को हासिल कर लिया था। अंश ऐसे ही 20 दिनों तक हर कक्षा से ज्ञान हासिल करता रहा। अब वो दिन आ गया था जब अंश को अंबर समूह के साथ मिलकर साधना फल हासिल करने निकलना था। कुछ समय बाद अंश का समूह और मेहर का समूह हॉस्टल के बाहर इकट्ठा हो गए। मेहर के समूह में 5 लड़कियां थीं, जिनमें नेत्रा और मानवी भी थीं। अंबर समूह में सिर्फ लड़कियां ही शामिल हो सकती थीं, जबकि बाकी समूहों में लड़के और लड़कियां कोई भी शामिल हो सकते थे। अंश और उसके समूह को देखकर मेहर बोली, तुम सब सतर्क रहना, वहां कुछ भी हो सकता है। वो जानवर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अब तो फल पकने वाला होगा, तब तो और ज्यादा जानवर वहां आ चुके होंगे। मेहर की बात सुनकर अंश ने उससे पूछा, वैसे हम जिस जंगल में जा रहे हैं, क्या वो यहाँ से पास में ही है या दूसरी तरफ दूर है? जंगल दूर नहीं है, ये पहाड़ी के नीचे वाला जंगल है जहाँ एकेडमी के विद्यार्थी बीस्ट का शिकार करते हैं। लेकिन हमें जंगल की गहराई में जाना होगा, जहाँ बहुत सारे 5th लेवल के बीस्ट मिलते हैं, जिनसे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मेहर ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। क्या कोई और आने वाला है? अंश ने कहा, नहीं मालूम, लेकिन मुझे विश्वास है कि उस साधना फल के बारे में जिस किसी को मालूम होगा वो वहां जरूर आएगा। लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि जंगल की गहराई में कोई जानबूझकर नहीं जाएगा। मेहर आगे बढ़ते हुए बोली। मेहर को आगे बढ़ते देखकर बाकी सब भी आगे बढ़ गए। मानवी मानव से बोली, मानव, अपना ख्याल रखना, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा होगा। जानता हूँ दीदी, आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। वैसे भी हम शक्तिशाली योद्धा हैं, हमें ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। मानव ने कहा, अभी तुमने खतरा देखा कहाँ है? यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, मानवी बोली। सभी आपस में बात करते हुए पहाड़ी की सीढ़ी से नीचे उतर गए। इस बार अंश को सीढ़ी से कोई शक्ति महसूस नहीं हुई, लेकिन अंश ने किसी से कुछ नहीं बोला। सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद सभी ने एकेडमी के बगल के अस्तबल से घोड़ा किराए पर लिया। फिर सभी तेजी में जंगल की तरफ बढ़ गए। कुछ समय बाद अंश और बाकी सब जंगल में पहुंच गए। वे सभी तेजी में आगे बढ़ रहे थे। जंगल में बहुत सारे खतरे थे, लेकिन अंश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंश आगे बढ़ते हुए मन में बोला, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिव्य शेर साधना तकनीक का इस्तेमाल करूंगा। इस वक्त वही तकनीक है जो सबसे शक्तिशाली है, लेकिन सावधान रहना होगा। अंश और बाकी सब आगे बढ़ रहे थे। उनके रास्ते में कई खतरे आए, जो 1st और 2nd लेवल के बीस्ट थे, जिनसे लड़ना अंश और उसके साथियों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ घंटे के सफर के बाद अंश और बाकी सब जंगल में बहुत ज्यादा अंदर चले गए, लेकिन अभी भी जंगल की गहराई से दूर थे। अंश आगे बढ़ ही रहा था, तभी उनके सामने एक समूह आ जाता है। उस समूह में 3 लड़के थे। वो तीनों 5th लेवल के योद्धा थे, जिनमें से एक हाई ग्रेड पर था और 2 मिडिल ग्रेड पर थे। उन तीनों के शरीर से निकलती शक्ति को देखकर अंश बोला, ये तो तामसिक योद्धा है, लेकिन ये हमारा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हैं? इन तीनों के पास क्रोध, निशाचर और अराजकता साधना तकनीक थी। वो तीनों मेहर और उसके समूह के योद्धाओं को देख रहे थे। हाई ग्रेड वाला योद्धा, जिसके पास अराजकता साधना तकनीक थी, वो बोला, मेरा नाम कालेश है, तुम सबके पास जो कुछ भी है हमें सौंप दो, और साथ में इस नीली आंखों वाली लड़की को भी। कालेश की बात सुनकर अंश का गुस्सा भड़क गया। वो तेजी में सबसे आगे खड़ा हो गया और अपनी तलवार को निकालते हुए बोला, हमारा रास्ता छोड़ो, और रही बात इस नीली आंखों वाली लड़की की, तो उसे भूल जाओ। अंश की बात सुनकर कालेश का पहला साथी गुस्से में अपने हाथ में काली शक्ति को इकट्ठा किया और उसे अंश पर हमला कर दिया। अंश पर जिस शक्ति से हमला हुआ था वो क्रोध साधना तकनीक थी। क्रोध साधना की शक्ति को अपनी तरफ आते देखकर अंश ने भी अपनी तलवार से हमला कर दिया, जिससे तलवार शक्ति किरण निकली और क्रोध की शक्ति से टकरा गई। जैसे ही दोनों शक्तियां आपस में टकराईं, वैसे ही धमाके के साथ दोनों शक्तियां नष्ट हो गईं। शक्ति को नष्ट करने के बाद अंश कालेश और उसके दोस्तों को देखते हुए बोला, मेरी तुम सबसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। अंश की बात सुनकर कालेश गुस्से में बोला, मैं एक बार और कहता हूं, जो कुछ भी है मुझे सौंप दो। इतना बोलकर कालेश ने अपने शरीर से शक्ति निकालना शुरू कर दिया। तभी अंश के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सिस्टम ने कहा, मास्टर अंश, मिशन आया है, आपको इन तामसिक योद्धाओं को हराना होगा। आपको इन्हें हराने पर 500 मॉर्टल एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे और मारने पर 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम की आवाज सुनकर अंश की आंखों में चमक आ गई, जिसके बाद अंश कालेश से बोला, चलो, अगर तुम सब मरना ही चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूं। अंश को लड़ने के लिए तैयार देखकर मेहर आगे आई और अंश से बोली, तुम तो बोल रहे थे कि तुम इन सबको नहीं मारोगे। मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो उसे मरना होगा, चाहे वो कोई भी हो। इतना बोलकर अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अंश के शरीर में धैर्य साधना तकनीक की शक्ति दौड़ने लगी। अंश के शरीर से शक्ति को बाहर निकलते देखकर मेहर और मानवी ने भी अपने अपने शरीर से शक्ति निकालना शुरू कर दिया। अंश कालेश के सामने खड़ा था, वहीं मेहर और मानवी बाकी दोनों के सामने खड़ी थी। ये देखकर तीनों तामसिक योद्धाओं ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। कालेश ने अपनी तलवार निकालने के बाद तेजी में अंश की तरफ बढ़कर हमला कर दिया। कालेश की तलवार को अपनी तरफ आते देखकर अंश ने भी अपनी तलवार से वार किया। जैसे ही दोनों तलवारें आपस में टकराईं, वैसे ही धमाके के साथ दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। लेकिन अंश और कालेश यहीं नहीं रुके और फिर तेजी में एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं अंश के समूह के बाकी योद्धा खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे। अंश और कालेश एक दूसरे पर लगातार हमला किए जा रहे थे। जब कालेश ने देखा कि तलवारबाजी से वो अंश को नहीं हरा पाएगा, तो उसने अपनी शक्ति को तलवार में समाहित कर दिया और अंश पर हमला कर दिया। कालेश के हमला करते ही उसकी तलवार से भयानक शक्ति की बाढ़ निकली। तभी अंश ने भी हमला कर दिया, जिससे एक शक्ति किरण निकली और अंश और कालेश के बीच एक पतली शक्ति दीवार तैयार हो गई। जैसे ही शक्ति दीवार से शक्ति की बाढ़ टकराई, वैसे ही धमाका हुआ, जिससे दीवार में दरार आने लगी।
जब अंश ने अपनी बनाई शक्ति दीवार में दरार आते देखा तो उसने उसमें और ज्यादा शक्ति डालना शुरू कर दिया, जिससे दीवार फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन कालेश का भी हमला नहीं रुका था। धमाके की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। कालेश अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वो पतली दीवार टूट नहीं रही थी। कुछ समय तक असफल होने के बाद कालेश ने हमला रोक दिया, जिसके बाद अंश ने भी अपनी शक्ति वापस ले ली और दीवार गायब हो गई। अंश की शक्ति को देखकर कालेश बोला, मैंने तुम्हें हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब तुम मेरे शक्तिशाली युद्ध तकनीक से नहीं बचोगे। इतना बोलकर कालेश ने अपनी तलवार वापस ले ली और अपने हाथों से मुद्रा बनाना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर से काली शक्ति निकलकर एक खंजर में बदलने लगी। ये खंजर तकनीक पहले स्तर की शक्तिशाली तकनीक थी। उस तकनीक को देखकर मानव ने कहा, यह तो पहले स्तर की शक्तिशाली तामसिक तकनीक है। ऐसा लगता है कालेश इस तकनीक का बेहतर प्रयोग कर रहा है। मानव की बात सुनकर नेत्रा बोली, क्या अंश के पास कोई तकनीक है जिसका वो बेहतर प्रयोग कर पाता हो? हम नहीं जानते। हमने आज तक अंश को किसी भी तकनीक का प्रयोग करते हुए नहीं देखा है। उसने अभी तक अपने जितने भी दुश्मनों को हराया है, सभी को अपने युद्ध कौशल और साधना शक्ति से हराया है। वो तकनीक का प्रयोग नहीं करता है, मानव ने कहा। मानव की बात सुनकर सभी अंश की तरफ देखने लगे। तभी अंश ने अपनी तलवार में स्लेयर सोर्ड की शक्ति को समाहित कर दिया। सबके देखते ही देखते अंश की तलवार की शक्ति बढ़ने लगी। ये देखकर शोभित बोला, आखिर अंश किस तकनीक का प्रयोग कर रहा है जिससे उसकी तलवार की शक्ति बढ़ रही है? एक तरफ सभी अंश के बारे में बात कर रहे थे, दूसरी तरफ मेहर और मानवी ने बाकी दोनों योद्धाओं को मार दिया था। जब कालेश ने अपने साथियों को मरते देखा तो उसका गुस्सा और भड़क गया, जिससे उसकी शक्ति और ज्यादा अराजक हो गई। कालेश ने अपने हमले को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया और अंश पर उस खंजर तकनीक से हमला कर दिया। कालेश के हमले को देखकर अंश ने भी अपनी तलवार से प्रहार किया। अंश के हमला करते ही उसकी तलवार से शक्तिशाली तलवार किरण निकली। जैसे ही दोनों हमले आपस में टकराए, वैसे ही भीषण धमाका हुआ, जिसकी वजह से जमीन पर दरारें आ गईं। उस धमाके से जो शक्ति की बाढ़ उत्पन्न हुई, उससे टकराकर कालेश उड़ते हुए एक पेड़ से जा टकराया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। वो लगातार खून की उल्टी की जा रहा था। कालेश किसी तरह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। ये देखकर अंश धीमे कदमों से उसके पास गया और बोला, मैंने तुमसे कहा था चले जाओ, लेकिन तुम नहीं माने, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंश के इतना बोलते ही उसकी एक आंख काली और दूसरी सफेद हो गई, जिसका कारण यह था कि अब अंश के शरीर में तामसिक साधना तकनीक की शक्ति भी दौड़ने लगी थी। जैसे ही कालेश ने अंश के इस भयानक रूप को देखा, वो काफी डर गया। वो दर्द में चीखते हुए बोला, तुम कौन हो? क्या तुम कोई शैतान हो? कालेश की बात सुनकर अंश के सभी साथी अंश को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कालेश क्या बोल रहा है। दूसरी तरफ कालेश की बात सुनकर अंश उसके सामने बैठते हुए बोला, मैं क्या हूं ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बता दूं, मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छा और बुरों के लिए महाबुरा हूं। मैं शैतान भी हूं और इंसान भी हूं। इतना बोलकर अंश ने कालेश के कुछ बोलने से पहले अपनी तलवार से उसके दिल को चीर दिया। कालेश की चीख जंगल में गूंज गई और खून की उल्टी करते हुए वो मारा गया। कालेश के मरने के बाद अंश ने अपनी आंखों को सामान्य किया, फिर अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, काम खत्म हुआ। अंश के इतना बोलते ही उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सिस्टम ने कहा, मास्टर अंश, आपने एक तामसिक योद्धा को मारा है, इसलिए आपको 1000 मॉडल एनर्जी पॉइंट्स दिए जाते हैं। सिस्टम की बात सुनकर अंश खुश हो गया और जमीन से उठ गया। तभी अंश के दोस्त उसके पास आ गए, जिसके बाद मानवी बोली, अंश, ये तुम्हें शैतान क्यों बोल रहा था? मानवी की बात सुनकर अंश बोला, उसने मुझे शैतान इसलिए बोला क्योंकि मैं शैतान हूं ऐसे योद्धाओं के लिए। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें मार ना दूं? क्या अंश की बातों पर उसके दोस्त भरोसा करेंगे? जानने के लिए सुने सुप्रीम अंश।